दिल्ली में एक हफ्ते और बढ़ाया गया लॉकडाउन। आज से अगले सोमवार तक नहीं चलेगी मेट्रो। सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा, पाबंदियों की वजह से संक्रमण की दर 35% से घटकर 23% हुई। दिल्ली में शादी के लिए भी बदला गया नियम। किसी भी सार्वजनिक स्थान, मैरिज हॉल, बैंक्वेट हॉल या होटल में शादी नहीं हो सकेगी। सिर्फ 20 लोगों के साथ घर या कोर्ट में शादी की मिली है इजाजत। दिल्ली में लॉकडाउन का असर। 12 अप्रैल के बाद एक दिन में सबसे कम नए मामले सामने आए और 21 अप्रैल के बाद पहली बार 300 से कम लोगों की मौत भी हुई। यूपी में लॉकडाउन 7 दिन और बढ़ा दिया गया है। अब 17 मई की सुबह 7 बजे तक रहेगी सख्ती। यूपी में हर दिन कोरोना के तकरीबन 25,000 केसेस। हरियाणा में कर्फ्यू 17 मई तक बढ़ाया गया। शादी समारोह में सिर्फ 11 लोग ही शामिल हो सकते हैं। शादी सिर्फ घर या कोर्ट में करने की इजाजत होगी। राजस्थान में भी आज सुबह 5 बजे से 24 मई तक संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा। शादी समारोह पर 31 मई तक रोक रहेगी। घर या कोर्ट में हो सकती है शादी, लेकिन 11 लोगों के शामिल होने की इजाजत है। सभी धार्मिक स्थान भी बंद रहने वाले हैं। तमिलनाडु में आज से 24 मई तक पूर्ण लॉकडाउन रहेगा। सभी सार्वजनिक जगह बंद रहने वाले हैं। जरूरी सेवाओं पर कोई रोक नहीं होगी। सब्जी और किराना की दुकानें दोपहर 12 बजे तक ही खुलेंगी। कर्नाटक में भी आज से 24 मई तक लॉकडाउन जैसी पाबंदियां हैं। इस दौरान सभी दुकानें, व्यावसायिक प्रतिष्ठान, होटल, पब और बार बंद रहेंगे। सुबह 6 बजे से 10 बजे तक जरूरी सामान आप खरीद सकेंगे। हिमाचल प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू के तहत नए प्रतिबंध लागू किए गए हैं। अब 3 घंटे ही खुलेंगी डेली नीड की दुकानें। पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर अगले आदेश तक पूरी तरीके से पाबंदी है। मिजोरम में आज से 7 दिन का लॉकडाउन। सब्जी समेत दूसरी जरूरी सेवाएं से जुड़ी दुकानें गुरुवार शाम 5 बजे तक ही खुलेंगी। और चलिए आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं कुछ और खबरों पर। देश में कोरोना के इलाज की व्यवस्था को बेहतर बनाने पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई। कोर्ट की ओर से ऑक्सीजन और दवाओं की सप्लाई पर निर्देश देने की संभावना। सुप्रीम कोर्ट में कोरोना फैलने की आशंका के चलते भीड़ पर नियंत्रण की मांग वाली कई याचिकाओं पर भी सुनवाई होनी है। एक याचिका में दिल्ली की सीमाओं से प्रदर्शनकारी किसानों को हटाने की मांग की गई है। दिल्ली हाईकोर्ट में भी कोरोना के हालात पर आज जारी रहेगी सुनवाई। दिल्ली सरकार के मंत्री इमरान हुसैन की अदालत में पेशी होगी। ऑक्सीजन सिलेंडर की जमाखोरी और कालाबाजारी के आरोप का देना होगा जवाब। देश में 24 घंटे में करीब 20 लाख से ज्यादा लोगों का टीकाकरण। अब तक 16 करोड़ 94 लाख 40 हजार लोगों को लगी वैक्सीन। 18 साल से ज्यादा उम्र वाले करीब 18 लाख को लगा टीका। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन को लिखी चिट्ठी। सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक को मई से जुलाई के दौरान हर महीने 60 लाख वैक्सीन की डोज सप्लाई करने का निर्देश देने की मांग की। सीएम अरविंद केजरीवाल बोले, दिल्ली में 3 महीने में टीकाकरण पूरा करने का प्लान तैयार। राज्य को हर महीने 83 लाख डोज वैक्सीन की जरूरत है। रोज 3 लाख वैक्सीन लगवाई जाएगी। कर्नाटक में आज से 18 से 44 साल के बीच के लोगों का टीकाकरण होगा शुरू। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री के सुधाकर ने कहा, लोग सभी प्रमुख अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में टीका लगवा सकते हैं। उत्तराखंड में भी आज से 18 से 44 साल के बीच की उम्र वालों को लगेगा कोरोना का टीका। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक कोविशील्ड वैक्सीन की 1 लाख डोज देहरादून पहुंची। यूपी के 18 जिलों में आज से 18 से 44 साल के लोगों को लगेगा कोरोना का टीका। अब तक सिर्फ 7 जिलों में टीका लग रहा था। कोरोना वैक्सीन की 5 लाख डोज लखनऊ पहुंची। यूपी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, हर स्तर पर संसाधन बढ़ाने पर जोर। कोशिशों के सकारात्मक नतीजे आ रहे हैं। सरकार और समाज को मिलकर काम करना होगा। और कुछ और सियासी खबरें आप तक पहुंचाएंगे तेज रफ्तार में।
पीएम मोदी ने पंजाब, बिहार, कर्नाटक और उत्तराखंड के मुख्यमंत्रियों से बातचीत की है। कोरोना के हालात पर चर्चा की गई। डीआरडीओ की एंटी कोविड मेडिसिन जल्द ही मरीजों को मिलनी शुरू हो जाएगी। सूत्रों के मुताबिक अगले हफ्ते से अस्पतालों में 2-डेक्सोडी ग्लूकोज दवाई मरीजों को देनी शुरू की जाएगी। दिल्ली में आज से कोरोना की दवा आयुष 64 का होगा फ्री वितरण। एम्स सफदरजंग अस्पताल समेत 7 केंद्रों पर मिलेगी ये दवाई। हल्के और मध्यम संक्रमण वाले मरीजों के इलाज में उपयोगी है। डीआरडीओ जल्द मुजफ्फरपुर, वाराणसी, जम्मू, श्रीनगर, हल्द्वानी और ऋषिकेश में कोविड अस्पताल बनाएगा। डीआरडीओ के फिलहाल दिल्ली, लखनऊ, अहमदाबाद, पटना में अस्पताल है। दिल्ली के रकाबगंज गुरुद्वारे में 300 बेड वाला कोविड केयर सेंटर शुरू किया गया है। बेड के साथ ऑक्सीजन का भी इंतजाम किया गया है। ओडिशा के जाजपुर से दिल्ली रवाना हुई ऑक्सीजन एक्सप्रेस राजधानी को 131 मीट्रिक टन लिक्विड ऑक्सीजन की सप्लाई की जाएगी। आम आदमी पार्टी के विधायक राघव चड्ढा का केंद्र पर बड़ा आरोप। कहा 8 मई को 499 मीट्रिक टन ऑक्सीजन मिली, जो जरूरत का महज 71% है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली को रोज 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन देने का आदेश दिया था। बीजेपी ने दिल्ली सरकार से पूछा, दूसरे राज्यों के मुताबिक दिल्ली को प्रति व्यक्ति ज्यादा ऑक्सीजन मिल रही है, तब दिल्ली में ऑक्सीजन की किल्लत कैसे है? दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता का केजरीवाल सरकार पर हमला। इमरान खान पर आपराधिक मुकदमा दर्ज करने की मांग की। कहा दिल्ली सरकार ने मिसमैनेजमेंट किया था, अब दिल्ली के मंत्री जमाखोरी और कालाबाजारी करने में लगे हैं। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया बोले, देश में लोग मर रहे थे, राज्य वैक्सीन मांग रहे थे और केंद्र सरकार अपनी इमेज मैनेजमेंट के लिए वैक्सीन निर्यात कर रही थी। और अब जानते हैं अलग अलग राज्यों का हाल रफ्तार से। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, सिलेंडर और कोरोना की दवाइयों पर जीएसटी माफ करने की मांग की। सीएम ममता बनर्जी की चिट्ठी पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का जवाब। सामानों की लिस्ट जारी कर रहा केंद्र सरकार ने 3 मई को ही जीएसटी से बाहर कर दिया था, लेकिन कोरोना वैक्सीन से जीएसटी हटाने से इनकार। कहा इससे महंगी होगी वैक्सीन। देश में लगातार चौथे दिन कोरोना के केस 4 लाख के पार। 24 घंटे में 4,03,738 नए केस मिले। 4,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। महाराष्ट्र में दिखने लगा लॉकडाउन का असर। 24 घंटे में कोरोना के 48,004 नए मामले सामने आए। 572 मरीजों की मौत। मुंबई में एक दिन में 2,403 नए मरीज मिले। दिल्ली में लगातार घट रहे हैं कोरोना के मामले। पिछले 24 घंटे में 13,336 नए केस आए सामने। 273 लोगों की मौत हुई। संक्रमण दर घटकर 23.34% हुआ। यूपी में एक दिन में 23,333 नए मरीज सामने आए। 296 लोगों की कोरोना से मौत। 34,636 कोरोना मरीज इलाज के बाद ठीक हुए। पश्चिम बंगाल में कोरोना का तीसरा वेरिएंट मिलने का दावा। पहले की तुलना में ज्यादा घातक होने की चेतावनी। SNMMCH धनबाद का दावा। तीसरा वेरिएंट झारखंड में मिले वेरिएंट से भी ज्यादा खतरनाक। दिल्ली के हिंदू राव अस्पताल से 23 मरीजों के लापता होने की खबर। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने स्वास्थ्य विभाग को जांच का आदेश दिया। पुडुचेरी के नए मुख्यमंत्री एन रंगासामी कोरोना संक्रमित हुए। 2 दिन पहले ही ली थी मुख्यमंत्री पद की शपथ। चेन्नई के प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया। सीतापुर जेल में बंद समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान की तबीयत बिगड़ी। आजम खान और बेटे अब्दुल्ला को लखनऊ के वेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया। दोनों कोरोना पॉजिटिव हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और खबरें दिखाते हैं। प्रख्यात मूर्तिकार और राज्यसभा सांसद रघुनाथ महापात्रा का कोरोना से हुआ निधन। पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर निधन पर दुख जताया।
मशहूर यूट्यूबर और एक्टर राहुल वोरा का कोरोना से हुआ निधन। मौत से पहले सोशल मीडिया पर लिखा, मुझे अच्छा इलाज मिलता तो मैं बच सकता था। मुंबई में कोरोना के चलते पिछले 48 घंटे में 2 पुलिसकर्मियों की मौत भी हुई। अब तक मुंबई पुलिस के 113 कर्मचारियों की जान जा चुकी है। टीएमसी ने राज्यसभा सभापति वेंकैया नायडू और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को लिखी चिट्ठी। संसदीय समिति की डिजिटल बैठकें कराने का किया आग्रह। असम में बीजेपी ने बदली कमान। सर्बानंद सोनोवाल की जगह हेमंत बिस्व शर्मा होंगे नए मुख्यमंत्री। आज नए प्रतिनिधिमंडल का शपथ ग्रहण। पश्चिम बंगाल ममता प्रतिनिधिमंडल का शपथ ग्रहण आज है। 43 कैबिनेट और राज्य मंत्री लेंगे शपथ। अमित मित्र और व्रत बसु अस्वस्थ होने की वजह से वर्चुअल तरीके से शपथ लेने के लिए शामिल होंगे। 11:15 बजे राजभवन में होगा शपथ ग्रहण। पश्चिम बंगाल में सीएम ममता और राज्यपाल जगदीप धनखड़ में शुरू हुई दूसरे चरण की जंग। धनखड़ ने फरहाद हाकिम, सुब्रत मुखर्जी, शोभन चैटर्जी और मदन मित्रा पर केस चलाने की इजाजत दी। चारों को आज लेनी है मंत्री पद की शपथ। पश्चिम बंगाल में चुनाव बाद हिंसा पर आज कोलकाता हाईकोर्ट की 5 जजों की बेंच में सुनवाई होनी है। शुक्रवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने 3 दिन के अंदर मौजूदा हालात पर राज्य सरकार से मांगा था जवाब। पश्चिम बंगाल में चुनाव बाद हिंसा का जायजा लेने पहुंची केंद्रीय टीम ने हुगली और चुनचुरा का दौरा किया। प्रतिनिधिमंडल ने बीजेपी कार्यकर्ताओं से बातचीत भी की। वंदे भारत में बात होगी दिन की हर बड़ी खबर की और हर अच्छी खबर की। बुलेटिन की शुरुआत 3 बड़ी खबर के साथ करते हैं और आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। पहली तस्वीर आप देखेंगे, देश की सबसे बड़ी ऑक्सीजन एक्सप्रेस गुजरात से दिल्ली के लिए निकल चुकी है, जो एक राहत भरी खबर है। 11 टैंकर के साथ गुजरात के हापा से ये ऑक्सीजन एक्सप्रेस आज दिल्ली पहुंचने वाली है। 225 मीट्रिक टन, जी हां, 225 मीट्रिक टन ऑक्सीजन लेकर ये दिल्ली आ रही है। अब तक की सबसे बड़ी ऑक्सीजन एक्सप्रेस है ये। दूसरी तस्वीर आपको दिखाते हैं और ये तस्वीर बेहद सावधान करने वाली भी है। दिल्ली, यूपी, राजस्थान समेत कई राज्यों में लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। बढ़े लॉकडाउन का आज पहला दिन होगा और आज से दिल्ली में मेट्रो सेवाएं भी बंद कर दी गई हैं। और जो तीसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बहुत बड़ी खबर है ये। अमेरिकी और ऑस्ट्रेलियाई अखबारों का दावा है, एक दस्तावेज से चीन को लेकर सनसनीखेज खुलासा हुआ है। इस दस्तावेज के मुताबिक कोरोना वायरस को जैविक हथियार की तरह इस्तेमाल करने का शक कोरोना महामारी से 5 साल पहले ही जताया गया था। तो आज की ये 3 बड़ी और अहम खबरें। तो ये 3 तस्वीरें बेहद अहम खबर और तीनों तस्वीरों के अपने मायने। और देखिए, कोरोना के प्रकोप के बीच पूरे देश का एक ही सवाल है कि टीका आखिर कब मिलेगा। आज हम आपको बता रहे हैं कि भारत की वैक्सीन बास्केट से जुड़ी एक अच्छी खबर है। देश में वैक्सीन बास्केट के विस्तार की क्या तस्वीर है और कब तक देश की बड़ी आबादी को टीका मिलने के आसार हैं, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। कोरोना की दूसरी लहर के कहर में ऑक्सीजन और दवाओं की किल्लत को पाटने की कोशिश ताबड़तोड़ चल रही है। वहीं बीते कुछ हफ्तों के दौरान आपूर्ति की परेशानियों के बाद भारत अपनी वैक्सीन बास्केट को मजबूत करने में जुटा है। इसके चलते अगले कुछ महीनों के दौरान नए और ज्यादा वैक्सीन का उत्पादन बढ़ेगा, तो साथ ही टीकाकरण की रफ्तार भी। इसके सहारे भारत अपनी 70% से ज्यादा वयस्क आबादी को वैक्सीन का कवच पहना सकेगा। हालांकि ये कैसे होगा, इसे हम आपको अपनी अगली रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं। देश में हर तरफ यही सवाल है कि देश की बड़ी आबादी को वैक्सीन कब तक मिल पाएगी, यानी देश की वैक्सीन बास्केट कब इतनी बढ़ पाएगी कि देशवासियों को टीके मिले भी ज्यादा और लगे भी ज्यादा। हम भारत सरकार के दिए वैक्सीन के ऑर्डर और वैक्सीन के उत्पादन के समय के आधार पर आपको ये बताने वाले हैं कि देश की तकरीबन 70% आबादी को कब तक वैक्सीन मिल पाएगी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने वादा किया है कि अमेरिका की 70% आबादी का 4 जुलाई तक वैक्सीनेशन हो जाएगा, लेकिन भारत की जनसंख्या अमेरिका से लगभग 4 गुना ज्यादा है। भारत की 70% आबादी हुई 97 करोड़। टीके के 2 डोज के आधार पर हमें चाहिए 194 करोड़ टीके। तो 194 करोड़ टीकों में कितना ज्यादा समय लगेगा, आइए देखते हैं। शुरू करते हैं भारत में सबसे ज्यादा इस्तेमाल हो रहे कोविशील्ड टीकों से।
सरकार के उच्च पदस्थ सूत्रों ने एबीपी न्यूज को बताया है कि हाल ही में कोविशील्ड बनाने वाले सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के प्रमुख आदार पूनावाला से फोन पर वरिष्ठ अधिकारियों की बात हुई। पूनावाला ने कच्चे माल की कमी की शिकायत दूर होने और उत्पादन बढ़ाने के लिए जरूरी सामान होने का भरोसा दिया। इसका नतीजा यह है कि अगले 3 महीनों में सीरम इंस्टीट्यूट से 11 करोड़ कोविशील्ड टीके मिलेंगे। अगर हर 3 महीने में 11 करोड़ टीकों को आधार बनाया जाए तो मार्च 2022 तक कोविशील्ड के 44 करोड़ टीके देशवासियों को मिल चुके होंगे। इसी तरह भारत बायोटेक की कोवैक्सीन और रूस से आने वाली स्पुतनिक 5 के आंकड़ों पर नजर डालें तो भारत की वैक्सीन बास्केट की साफ तस्वीर नजर आती है। सरकार के वैक्सीन ऑर्डर और वैक्सीन कंपनियों के उत्पादन को आधार बनाकर एबीपी न्यूज की रिसर्च में ये आंकड़े सामने आते हैं। भारत की वैक्सीन बास्केट में जुलाई 2021 से लेकर मार्च 2022 तक कोविशील्ड के 44 करोड़ टीके होंगे, कोवैक्सीन के 60 करोड़ टीके मिलेंगे और रूस की स्पुतनिक 5 के 36 करोड़ टीके, यानी मार्च तक कुल टीके मिलेंगे 140 करोड़। इसके अलावा अमेरिका की मॉडर्ना वैक्सीन, जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन और फाइजर की वैक्सीन के आने की भी उम्मीद है। यानी साफ है कि अगले साल मार्च तक भारत अपने वैक्सीन बास्केट में लगातार विस्तार करेगा और देश की 70% आबादी को 194 करोड़ टीके देने के लक्ष्य तक पहुंच जाएगा। इसमें शुरुआत से मौजूद कोविशील्ड और कोवैक्सीन के अलावा रूस से आई स्पुतनिक 5 अहम योगदान देगी। एक और अहम बात सामने आई, अब तक आपने जिस टीके की पहली डोज ली है उसी टीके की दूसरी डोज लेनी होती है। यानी अगर पहली डोज कोविशील्ड है तो दूसरी डोज कोवैक्सीन नहीं हो सकती, लेकिन ये भी शायद बदलने वाला है। एबीपी न्यूज को विश्वसनीय सूत्रों से जानकारी मिली है कि स्पुतनिक टीके को बनाने वाले रूस के गमालिया इंस्टीट्यूट ने भारत को बताया है कि उसकी कोविशील्ड बनाने वाली यूके की एस्ट्राजेनेका कंपनी के साथ सहयोग को लेकर बात हो रही है, ताकि भारत में कोविशील्ड टीका लगाने वाले लोग अगर चाहें तो दूसरी डोज के तौर पर स्पुतनिक 5 टीका लगवा सके। टीकाकरण की रफ्तार बढ़ाने और मांग व आपूर्ति का तालमेल बैठाने के लिए भारत ने एक नई वैक्सीन मिक्स योजना तैयार की है। इसके तहत रूस के साथ मिलकर स्पुतनिक वैक्सीन के अधिक इस्तेमाल और अमेरिका से मॉडर्ना व जॉनसन वैक्सीन के लिए दरवाजे खोलने की तैयारी है। इसके अलावा स्वदेशी कोवैक्सीन बना रही भारत बायोटेक कंपनी को भी अपने उत्पादन की क्षमता 2 गुना से ज्यादा बढ़ाने के लिए कहा गया है। इसके अलावा हाल ही में लॉन्च होने वाले स्पुतनिक लाइट सिंगल डोज टीके के लिए आवेदन आता है तो भारत में अपेक्षाकृत जल्दी मंजूरी मिल सकती है। आरडीआईएफ को इसके लिए जरूरी डेटा और रूसी सरकार से मिली इस्तेमाल की इजाजत के साथ आवेदन करना होगा। इस समय सरकार का बड़ा ध्यान भारत की वैक्सीन बास्केट को मजबूत करने पे है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को टीके लगाए जा सकें। ध्यान रहे कि बीते 4 महीनों में भारत के 16 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाया गया है, लेकिन अब भी भारत की बहुत बड़ी आबादी कोरोना रोधी टीकों से दूर है। ऐसे में कोरोना की तीसरी लहर को लेकर बढ़ रहे खतरों के बीच चुनौती होगी 3 से 4 महीनों में भारत की ज्यादा से ज्यादा वयस्क आबादी को कोरोना टीकों से लैस करने की, क्योंकि इस बात की अहमियत अब सबको समझ आ गई है कि ये जंग बिना वैक्सीनेशन के नहीं जीती जा सकती। प्रणय उपाध्याय, दिल्ली, एबीपी न्यूज। और चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली खबर का रुख करते हैं। दिल्ली में सांसों को लेकर सियासत रुक नहीं रही है। लोग सांसों के लिए गुहार लगा रहे हैं। मुंबई में हालात तो काबू में आ गए, लेकिन दिल्ली में कब सुधरेंगे? दिल्ली के दर्द की दवा कब मिलेगी? सुनिए दिल्ली के दर्द की ये दास्तां। ऑक्सीजन की कमी से पिछले कई दिनों से जूझ रहे हैं। एक ही सबसे बड़ी दिक्कत आने वाली है आने वाले समय में कि हमें सप्लाई बहुत बड़े स्केल पे चाहिए। ऑक्सीजन की काफ़ी किल्लत है, आप लोग देख ही रहे हैं। हमें सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का भी काफ़ी सहयोग मिला है। दिल्ली
देश की भौगोलिक राजधानी तो है, लेकिन साथ ही राजनीतिक अखाड़ा भी बहुत बड़ा है। देश पर आने वाला करीब करीब हर संकट पता नहीं क्यों सबसे पहले दिल्ली पर ही आता है। पिछले कुछ सालों से दिल्ली की सांसों पर अटैक हो रहा है। दिल्ली की सांस पर हवाबाजी कब तक? दिल्ली की सांस पर कोरोना ने आज हमला किया है, लेकिन इससे पहले दिल्ली की सांस पर हमला सर्दियों में यहाँ के प्रदूषण की वजह से हुआ। दिल्ली में इंतजामों को लेकर तब भी राजनीति ही हुई। दिल्ली की सांस पर यह हमला बेहद प्रलयंकारी है। इसने कितनों के घर और भविष्य उजाड़ दिए। लेकिन दिल्ली में ऑक्सीजन को लेकर इस बार जो कयामत हुई, इसकी जिम्मेदारी किसकी रही? ये तय करने से ज्यादा जरूरी ये था कि दिल्ली की ऑक्सीजन जरूरत को जल्दी पूरा किया जाए। लेकिन राजनीति यहाँ जब आड़े आई तो दिल्ली हाई कोर्ट को दखल देना पड़ा। दिल्ली में आज ऑक्सीजन की स्थिति जो थोड़ी बेहतर हुई है, वो ना तो दिल्ली सरकार की वजह से हुआ है और ना ही केंद्र सरकार की वजह से। ये मुमकिन हुआ है दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा चलाए गए हंटर की वजह से। वरना तो दिल्ली में दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार अधिकारों की लड़ाई को लेकर खींचतान कर रहे थे। दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान दिल्ली हाई कोर्ट ने सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार को लेकर कड़ी टिप्पणियां भी की। आंख मूंदे रखने और शुतुरमुर्ग जैसे शब्दों का इस्तेमाल भी किया गया। सुनवाई के दौरान जब दिल्ली हाई कोर्ट को उस आरटीआई के बारे में बताया गया जिसमें यह कहा गया है कि जुलाई 2020 से लेकर अप्रैल 2021 तक दिल्ली सरकार ने दिल्ली में कोई खास इंतजाम नहीं किया, तो हाई कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि इसके लिए किसी आरटीआई के जवाब की जरूरत नहीं है, ये तो दिख ही रहा है। और अब दिल्ली हाई कोर्ट की इस सख्त टिप्पणी और फटकार के बाद दिल्ली सरकार रोजाना का ऑक्सीजन बुलेटिन तक जारी करने लगी है। सबसे पहले तो केंद्र सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने दिल्ली की जो रेगुलर ऑक्सीजन सप्लाई जो पिछले कुछ दिनों से लगातार चल रही थी, उसमें एक थोड़ा सा इजाफा करते हुए दिल्ली को कल 730 मीट्रिक टन ऑक्सीजन उपलब्ध कराई। दिल्ली में कोरोना से मौतें भी होती रही और राजनीति भी चलती रही। किस हद तक ये सब हुआ, जरा गौर कीजिए। कि डिवीजन बेंच ने कमान क्यों संभाली है, क्वेश्चन उठना चाहिए ना। डिवीजन बेंच तो बननी चाहिए थी केजरीवाल साहब की और हर्षवर्धन साहब की। अगर उनकी डिवीजन बेंच साथ बैठती तो कोर्ट को फंडामेंटल राइट्स को इंप्लीमेंट कराने के लिए इस तरह सैटरडे संडे को काम नहीं करना पड़ता। कोर्ट इसलिए सैटरडे संडे को भी बैठकर हमारे राइट टू लाइफ, राइट टू हेल्थ आर्टिकल 21 के प्रोटेक्शन के लिए आई है, क्योंकि वो इसलिए आई है क्योंकि उसको पता है लोग इलाज की कमी से नहीं, ऑक्सीजन की कमी से मर रहे हैं। आखिर दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी क्यों हुई, ये जानना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ऐसी स्थिति को दोबारा बनने से रोका जा सके। ऑक्सीजन का उत्पादन अलग अलग राज्यों में होता है और इसका अलॉटमेंट केंद्र सरकार करती है, लेकिन सप्लाई चेन की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की होती है, जिसमें दिल्ली फेल हो गई। खुद दिल्ली सरकार के आंकड़े के मुताबिक देश में 1631 ऑक्सीजन टैंकर्स, कुल ऑक्सीजन प्रोडक्शन 8500 मीट्रिक टन, 1631 टैंकर्स 20,000 मीट्रिक टन के लिए काफी। मतलब यह है कि हमारे देश में क्रायोजेनिक टैंकर्स की कोई कमी नहीं है। दिक्कत यह है कि उनका सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन नहीं किया गया। जाहिर है कि अगर टैंकर का आवंटन नहीं किया गया तो ऑक्सीजन का आवंटन बेमानी हो जाता है, और यही वजह रही कि दिल्ली और केंद्र सरकार के बीच खींचतान होती रही। दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी भी रही और उसी वक्त ऑक्सीजन से जुड़ी चीजों की कालाबाजारी भी जारी रही। दिल्ली को इस आपदा के दोबारा लौटने से रोकने के लिए बड़े स्तर पर वैक्सीनेशन की जरूरत है, लेकिन इसको लेकर भी राजनीति लंबी होती जा रही है और कतारें भी। तीसरा दिन है और इस वक्त हम राजधानी दिल्ली के करोल बाग स्थित आरपीवीवी वैक्सीनेशन सेंटर साइट पर मौजूद हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि सेंटर पर कितने सारे लोग जो हैं टीका लगाने के लिए पहुंचे हुए हैं, जो कि अपने आप में दिखाता है कि राजधानी दिल्ली के जो युवा है, जो युवा पीढ़ी है, वो बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित है, बहुत ज़्यादा एनकरेज है कि वो आएँ और वो टीका लगाएं। लाइन देखिए ख़त्म होती हुई आपको यहाँ पर नज़र नहीं आएगी। सड़क तक हम आपको बता दें कि ये लाइन जो है खिंची हुई है। पास में ही जैसे जैसे सड़क की तरफ हम जाएंगे तो आपको ये भी नज़र आएगा कि कैसे ये तमाम लोग जो हैं राजधानी दिल्ली के
झंडेवाला के पास मौजूद हैं। देखिए, जैसे हम यहाँ से बाहर निकलेंगे तो झंडेवाला की जो प्रसिद्ध हनुमान मूर्ति है वो भी आपको एकदम नज़र आ जाएगी। तो यहाँ की जो लाइन है वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही। तो देखिए, यहाँ पे डबल लाइन करनी पड़ी है क्योंकि अब लोग जो हैं यहाँ से अंदर जा रहे हैं। इतने ज़्यादा लोग यहाँ पर जो है टीका लगाने के लिए पहुँचे। हम आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली में 301 सेंटर्स 76 स्कूलों में बनाए गए हैं जहां पर 18 से 44 साल तक के लोगों का टीकाकरण करवाया जा रहा है। और ये जो टीकाकरण है इसके लिए ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन अभी नहीं खोली गई है। इन सभी लोगों ने कोविन ऐप के ज़रिए अपनी रजिस्ट्रेशन जो है वो करवाई होगी। दिल्ली सरकार द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक इन सेंटर्स पर जो तमाम साइट्स बनाई गई हैं, एक साइट पर लगभग 150 लोगों को टीका लगाया जा रहा है। यानी कि अगर 301 सेंटर्स की बात करें तो वैक्सीन लगाने की क्षमता लगभग 45,000 है एक दिन में, जो कि अपने आप में एक बेहद ही अच्छा आंकड़ा सामने आता है, उम्मीद की किरण भी जगाता है। और वहीं अगर हम दूसरी जानकारी दें आपको तो राजधानी दिल्ली में लगभग 92 लोग ऐसे हैं जो टीकाकरण करने के लिए 18 से 44 साल के एज ग्रुप में एलिजिबल हैं। और आने वाले दिनों में अभी राजधानी दिल्ली को 4.5 लाख कोविड वैक्सीन के डोसेज मिले हैं, लेकिन सरकार का ये कहना है कि आने वाले दिनों में और वैक्सीन्स प्रोक्योर की जाएंगी और इन सभी लोगों को टीका लगाने का कार्य जो है वो शुरू किया जाएगा। और ज़मीनी स्तर पर तस्वीरें जो हैं वो बेहद ही सकारात्मक इस वक्त राजधानी दिल्ली की नज़र आ रही हैं, जहां पर लोगों में भी, जैसे कि हमने आपको दिखाया, कि बहुत ज़्यादा उत्साह है और सब ज़ोरों शोरों से आगे बढ़कर टीकाकरण करवा रहे हैं। मिला जुलाकर दिल्ली का ऑक्सीजन संकट तो पटरी पर आता हुआ दिखाई दे रहा है। उम्मीद है बेहतर वैक्सीनेशन से हालात और बेहतर होंगे। अच्छी खबर है, कोरोना के खिलाफ डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी DRDO ने पानी में घोलकर पीने वाली एक ऐसी दवा बनाई है जो उस कोरोना मरीजों के लिए बड़ी राहत है जो फेफड़ों में इन्फेक्शन के बाद ऑक्सीजन पर आ गए हैं। क्या है इस नई दवाई की खूबियां, आप देखिए इस रिपोर्ट में। कोरोना जब किसी पर हमला करता है तो एक एक सांस का संघर्ष लंबा हो जाता है। दरअसल कोरोना वायरस सबसे पहले इंसान के फेफड़ों को ही संक्रमित करता है, जिससे निमोनिया हो जाता है और सांस लेने में मुश्किल होती है। फेफड़ों में ऑक्सीजन कम आती है, लिहाजा एक वक्त ऐसा आता है जब मरीज की मौत हो जाती है। लेकिन DRDO ने जो एंटी कोविड दवा बनाई है, इसके सेवन से कोरोना मरीजों की ऑक्सीजन पर निर्भरता कम हो गई है और वो जल्दी ठीक भी हो रहे हैं। So we developed a glucose which is structurally similar to glucose, but it is not exactly glucose. So when it goes into the bloodstream and it goes to our cells, cancerous cells, the cells used to consider it as if it is glucose, and the cancerous cells will take it because they used to be hungry for energy. In the process, they used to become weak because actually this glucose does not provide any energy. So once they were becoming weak, we were able to then kill them with much lower dose of radiation, thereby ensuring that the live cells are not affected. So that has happened, and that mechanism has been now made effectively use of for the corona therapy. पिछले कई सालों से DRDO 2DG मेडिसिन पर काम कर रहा था और इस दवा के क्लिनिकल ट्रायल्स में हैदराबाद की डॉक्टर रेड्डी लैब ने भी काफी मदद की है। दरअसल इस दवा को ब्रेन ट्यूमर के इलाज और एंटी कैंसर ड्रग्स के तौर पर विकसित किया जा रहा था, लेकिन पिछले साल जब कोरोना ने दस्तक दी तो इस दवा को कोरोना मरीजों के लिए भी आजमाने का फैसला किया गया और हैदराबाद के सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में इस दवा की रिसर्च में मिली कामयाबी के बाद इसके क्लिनिकल ट्रायल की इजाजत ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया से मांगी गई। पिछले साल अप्रैल के बाद 2DC दवा के 2 फेज में परीक्षण किए गए। ये क्लिनिकल ट्रायल दिल्ली, यूपी, राजस्थान, गुजरात, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु के कुल 27 अस्पतालों में करीब 300 कोरोना मरीजों पर किए गए थे। जिन मरीजों को 2DG दवाई दी गई, उनकी ऑक्सीजन 3 दिनों में ही हट गई और वो खुद सांस लेने लगे। जाहिर है ये दवा कोरोना मरीजों की ऑक्सीजन की कमी को
पूरी करने वाली साबित हुई है, लेकिन इससे कोरोना का इलाज नहीं किया जा सकता है। हमने पिछले अप्रैल 2020 में एक बहुत इम्पॉर्टेंट काम शुरू किया था कोविड-19 के ड्रग के ऊपर। ये एक मॉलिक्यूल है 2-deoxy-D-ग्लूकोज, जिसको हमने टेस्ट करना शुरू किया था अप्रैल 2020 में। और CCMB हैदराबाद में हमने पहला एक्सपेरिमेंट इसमें किया था, जिसमें कि वायरस के ऊपर 2DG का इफ़ेक्ट, जिसको 2-deoxy-D-ग्लूकोज भी कहते हैं, इसका इफ़ेक्ट हमने स्टडी किया था और उसमें हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले थे। उसके बाद हमने ड्रग कंट्रोलर से इसके लिए प्रार्थना की थी कि हमें क्लिनिकल ट्रायल्स की इजाज़त दी जाए, और क्लिनिकल ट्रायल्स हमारे शुरू हुए मई 2020 में, और फेज़ 2 क्लिनिकल ट्रायल्स मई 2020 से लेकर के और अक्टूबर 2020 तक चले। इस दवा की प्रयोग विधि भी बहुत आसान है और ये पाउडर के फॉर्म में आती है, जैसे ग्लूकोज है वैसे ही पाउडर के फॉर्म में आती है, और इसको पानी में घोल के और पेशेंट्स को आराम से दिया जा सकता है। और ये दवा सुबह और शाम 2 डोज पेशेंट्स को दी जाएगी, और इसका ड्यूरेशन लगभग 7 दिन है। पेशेंट्स में 7 दिन तक ये दवा दी जाएगी, जिसके बाद ज़्यादातर पेशेंट्स जो हैं वो पूरी तरीके से ठीक हो रहे हैं, जो हमारे क्लिनिकल ट्रायल में जो रिजल्ट हमें मिले हैं। DRDO की इस एंटी कोविड मेडिसिन का कुछ स्टॉक डॉक्टर रेड्डी लैब के पास है, इसलिए जल्द ही ये कोरोना मरीजों के लिए उपलब्ध होगी। साथ ही इसका बड़े पैमाने पर उत्पादन भी शुरू किया जा रहा है, ताकि मेडिकल ऑक्सीजन पर आ चुके सीरियस कोरोना मरीजों की जान बचाई जा सके। चलिए आगे बढ़ते हैं और रुक करते हैं अगली खबर का। कोरोना के इस दौर में एक सबसे जरूरी बात जो देश को समझ में आ रही है, वो है अपने स्वास्थ्य की देखरेख। लेकिन क्या हम इससे इतनी अहमियत देते आए हैं? अस्पतालों और बेड की कमी के बीच अगर हमें घर के पास ही प्राथमिक स्वास्थ्य की सुविधा मिले तो हालात काबू से बाहर होने के बजाय जा सकते हैं। ऊंची ऊंची इमारतों में फ्लैट बुक करने से पहले अगर हम स्विमिंग पूल और जिम जैसी सेवाएं सुनिश्चित करते हैं तो हेल्थ सेंटर क्यों नहीं? घर खरीदते वक्त आपने अपनी सोसाइटी में एक बेहतरीन जिम और शानदार स्विमिंग पूल की शर्त तो जरूर रखी होगी, लेकिन आपने एक हेल्थ सेंटर के बारे में कभी सोचा? ये है दिल्ली NCR के ग्रेटर नोएडा की एक सोसाइटी, जिसने वक्त रहते एक समझदारी का फैसला किया और आज यहाँ रहने वाले सैकड़ों लोग कोरोना के इस दौर में हालात बिगड़ने से पहले घर पर संभाल लिए जा रहे हैं। नए आशियाने को जब आप ढूंढने जाते हैं तो वहाँ पर एमिनिटीज़ के नाम पर जिम और स्विमिंग पूल, स्पा जैसी फैसिलिटीज़ आपको आकर्षित ज़रूर करती है, लेकिन सबसे अहम फैसिलिटी जो आप कहीं ना कहीं मिस कर देते हैं, कहीं ना कहीं खो जाती है, वो है हेल्थ फैसिलिटी, जो आज के दौर में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इस वक्त ABP न्यूज़ की टीम अरिहंत आर्डन पहुँची है। ग्रेटर नोएडा वेस्ट की एक सोसाइटी है। कई सारी सोसाइटीज़ हैं जो अब हेल्थ सेक्टर पर बेहद ध्यान दे रही हैं और प्राथमिकता से ध्यान दे रही हैं। ऐसी एक सोसाइटी अरिहंत आर्डन भी है, जहां पर हेल्थ फैसिलिटीज, ये जो स्वास्थ्य की सेवाएं हैं, सुरक्षा है और प्राथमिक उपचार है, उस पर भी गौर किया गया है, ध्यान दिया गया है। ग्रेटर नोएडा वेस्ट के सेक्टर 1 में मौजूद अरिहंत आर्डन सोसाइटी ने पिछले साल कोरोना की पहली लहर में ही सबक लेते हुए इस हेल्थ सेंटर की शुरुआत की थी। पिछले 1-1.5 महीने में कोरोना की जो दूसरी लहर आई है, जिसमें काफ़ी लोग परेशान हैं, उस समय हमने ऑक्सीजन की कमी, ऑक्सीजन लेवल लोगों का डाउन जा रहा है, हमने ऑक्सीजन सिलेंडर्स की व्यवस्था यहाँ पे की है। हमारे पास अभी 5 सिलेंडर हैं जो रेडी हैं एनी टाइम किसी भी आपातकाल के लिए। अभी लगभग 5-6 पेशेंट हैं जो काफ़ी क्रिटिकल हो गए थे, जिनका ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल वाज अराउंड 60 to 65, अराउंड 70। वी प्रोवाइडेड इमीडिएट ऑक्सीजन सपोर्ट टू देम। कई सारे लोग हैं, उनके लिए ये क्वारंटीन सेंटर भी बनाया है। साथ ही क्वारंटीन सेंटर होने के साथ साथ यहाँ पर कुछ और सुविधाएं भी मुहैया कराई गई हैं। जो मरीज यहाँ पर आता है उसके लिए यहाँ पर ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर मौजूद है। पूरी जगह को लगातार कई बार सैनिटाइज किया जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे PPE किट, फेस शील्ड, मास्क और जो जरूरी और सामान है। देश भर में लोग ऑक्सीजन के लिए भटक रहे हैं और ऑक्सीजन की कमी पैसा भी पूरा नहीं कर पा रहा। ऐसे में इस सोसाइटी ने वक्त पर हेल्थ सेंटर खोलकर सराहनीय कदम उठाया, जिसका फायदा यहाँ के हर निवासी को हो रहा है। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर तो जो हमने खरीदा भी पिछले 15 दिन पहले ही खरीदा हमने लगभग,
और सिलेंडर उससे पहले हमने खरीद लिया था जब ये दूसरी लहर शुरू हुई थी। शुरू में भरवाने में हमें बहुत दिक्कत आई। हमारा जो स्टाफ है उसको हमने भेजा, वहाँ 4-4 घंटे लाइन में लगे वो लोग। फिर एनी हाउ अब थोड़ा सिस्टमाइज है। इस सोसाइटी में हाल तक 338 पेशेंट्स पॉजिटिव थे और अब 160 पॉजिटिव मरीज हैं। यहाँ तक कि RWA ने RT-PCR टेस्ट के लिए भी कई लैब से टाई अप किया है, जो यहाँ आकर सैंपल ले लेते हैं। हेल्थ सेंटर में ही क्वारंटीन सेंटर का होना भी मददगार साबित हो रहा है और जिन घरों में खाना बनाने की दिक्कत होती है उनके लिए भी यहाँ खाना तैयार किया जाता है। हालांकि ये पेड है। कई दिन कंस्ट्रक्शन चल रहा था 5-6 महीने से, लेकिन अभी जनवरी में स्टार्ट हुआ है। बनने में कम से कम 4 से 5 लाख रुपया खर्च हुआ है। कैसे भी करके प्राथमिक उपचार सभी सोसाइटियों को हम लोग चाहते हैं कि इनिशिएट करें। घर बैठे प्राथमिक इलाज, ऑक्सीजन के लिए बाहर मची मारामारी से इस सोसाइटी के लोग एक पहल की वजह से बच गए हैं। अरिहंत सोसाइटी एक मिसाल पेश कर रही है जिससे सबक लेना चाहिए बाकी सोसाइटीज को और फ्लैट खरीदने वालों से लेकर बनाने और बेचने वाले बिल्डरों को कि हेल्थ सेंटर अब हमारी लिस्ट में सबसे बड़ी जरूरत बन गया है। दिल्ली में एक हफ्ते और बढ़ाया गया लॉकडाउन। आज से अगले सोमवार तक नहीं चलेगी मेट्रो। सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा, पाबंदियों की वजह से संक्रमण की दर 35% से घटकर 23% हुई। दिल्ली में शादी के लिए भी बदला गया है नियम। किसी भी सार्वजनिक स्थान, मैरिज हॉल, बैंक्वेट हॉल या होटल में शादी नहीं हो सकेगी। सिर्फ 20 लोगों के साथ घर या कोर्ट में शादी की मिली है इजाजत। दिल्ली में लॉकडाउन का असर। 12 अप्रैल के बाद एक दिन में सबसे कम नए मामले सामने आए। 21 अप्रैल के बाद पहली बार 300 से कम लोगों की मौत भी हुई। यूपी में लॉकडाउन 7 दिन और बढ़ाया गया है। अब 17 मई की सुबह 7 बजे तक रहेगी सख्ती। यूपी में हर दिन कोरोना के तकरीबन 25,000 केसेस। हरियाणा में कर्फ्यू 17 मई तक बढ़ाया गया। शादी समारोह में सिर्फ 11 लोग शामिल हो सकते हैं। शादी सिर्फ घर या कोर्ट में करने की इजाजत मिली है। राजस्थान में भी आज सुबह 5 बजे से 24 मई तक संपूर्ण लॉकडाउन रहने वाला है। शादी समारोह पर 31 मई तक रोक रहेगी। घर या कोर्ट में हो सकती है शादी, लेकिन 11 लोगों के शामिल होने की इजाजत। सभी धार्मिक स्थान भी बंद रहेंगे। तमिलनाडु में आज से 24 मई तक पूर्ण लॉकडाउन रहेगा। सभी सार्वजनिक जगह बंद रहने वाले हैं। जरूरी सेवाओं पर कोई रोक नहीं होगी। सब्जी और किराना की दुकानें दोपहर 12 बजे तक ही खुलेंगी। कर्नाटक में भी आज से 24 मई तक लॉकडाउन जैसी पाबंदियां रहेंगी। इस दौरान सभी दुकानें, व्यावसायिक प्रतिष्ठान, होटल, पब और बार बंद रहने वाले हैं। सुबह 6 बजे से 10 बजे तक जरूरी सामान आप खरीद पाएंगे। हिमाचल प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू के तहत नए प्रतिबंध लागू किए गए हैं। अब 3 घंटे ही खुलेंगी डेली नीड्स की दुकानें। पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर अगले आदेश तक पूरी तरीके से पाबंदी लगाई गई। मिजोरम में आज से 7 दिन का लॉकडाउन। सब्जी समेत दूसरी जरूरी सेवाओं से जुड़ी दुकानें गुरुवार शाम 5 बजे तक खुलेंगी। और चलिए आगे बढ़ते हैं, नजर डालते हैं कुछ और अहम खबरों पर रफ्तार से। देश में कोरोना के इलाज की व्यवस्था को बेहतर बनाने पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई। कोर्ट की ओर से ऑक्सीजन और दवाओं की सप्लाई पर निर्देश देने की संभावना। सुप्रीम कोर्ट में कोरोना फैलने की आशंका के चलते भीड़ पर नियंत्रण की मांग वाली कई याचिकाओं पर भी सुनवाई होनी है। एक याचिका में दिल्ली की सीमाओं से प्रदर्शनकारी किसानों को हटाने की मांग की गई है। दिल्ली हाईकोर्ट में भी कोरोना के हालात पर आज जारी रहेगी सुनवाई। दिल्ली सरकार के मंत्री इमरान हुसैन की अदालत में पेशी। ऑक्सीजन सिलेंडर की जमाखोरी और कालाबाजारी के आरोप का देना है जवाब। देश में 24 घंटे में करीब 20 लाख से ज्यादा लोगों का टीकाकरण। अब तक 16,94,40,000 लोगों को लगी वैक्सीन। 18 साल से ज्यादा उम्र वाले करीब 18 लाख को लगा टीका। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन को लिखी चिट्ठी। सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक को मई से जुलाई के दौरान हर महीने 60 लाख वैक्सीन की डोज सप्लाई करने का निर्देश देने की मांग की। सीएम अरविंद केजरीवाल बोले, दिल्ली में 3 महीने में टीकाकरण पूरा करने का प्लान तैयार। राज्य को हर महीने 83 लाख डोज वैक्सीन की जरूरत है। रोज 3 लाख वैक्सीन लगवाई जाएगी।
कर्नाटक में आज से 18 से 44 साल के बीच के लोगों का टीकाकरण होगा शुरू। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री के सुधाकर ने कहा, लोग सभी प्रमुख और अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में टीका लगवा सकते हैं। उत्तराखंड में भी आज से 18 से 44 साल के बीच की उम्र वालों को लगेगा कोरोना का टीका। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक कोविशील्ड वैक्सीन की 1 लाख डोज देहरादून पहुंची। यूपी के 18 जिलों में आज से 18 से 44 साल के लोगों को लगेगा कोरोना का टीका। अब तक सिर्फ 7 जिलों में टीका लग रहा था। कोरोना वैक्सीन की 5 लाख डोज लखनऊ पहुंची। यूपी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, हर स्तर पर संसाधन बढ़ाने पर जोर। कोशिशों के सकारात्मक नतीजे आ रहे हैं। सरकार और समाज को मिलकर काम करना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और अहम खबरें आप तक पहुंचाते हैं। गुजरात के हापा से दिल्ली रवाना हुई अब तक की सबसे बड़ी ऑक्सीजन एक्सप्रेस 11 टैंकरों वाली ट्रेन से दिल्ली को मिलेगी 225 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की सप्लाई। ओडिशा के जाजपुर से दिल्ली रवाना हुई ऑक्सीजन एक्सप्रेस राजधानी को 131 मीट्रिक टन लिक्विड ऑक्सीजन की सप्लाई की जाएगी। पीएम मोदी ने पंजाब, बिहार, कर्नाटक और उत्तराखंड के मुख्यमंत्रियों से बातचीत की है। कोरोना के हालात पर चर्चा की गई। डीआरडीओ की एंटी कोविड मेडिसिन जल्द ही मरीजों को मिलनी शुरू हो जाएगी। सूत्रों के मुताबिक अगले हफ्ते से अस्पतालों में 2-डेक्सोडी ग्लूकोज दवाई मरीजों को देनी शुरू की जाएगी। दिल्ली में आज से कोरोना की दवा आयुष 64 का होगा फ्री वितरण। एम्स सफदरजंग अस्पताल समेत 7 केंद्रों पर मिलेंगी ये दवाई। हल्के और मध्यम संक्रमण वाले मरीजों के इलाज में उपयोगी है। डीआरडीओ जल्द मुजफ्फरपुर, वाराणसी, जम्मू, श्रीनगर, हल्द्वानी और ऋषिकेश में कोविड अस्पताल बनाएगा। डीआरडीओ के फिलहाल दिल्ली, लखनऊ, अहमदाबाद, पटना में अस्पताल है। दिल्ली के रकाबगंज गुरुद्वारे में 300 बेड वाला कोविड सेंटर तैयार किया गया है। बेड के साथ ऑक्सीजन का भी इंतजाम किया गया है। आम आदमी पार्टी के विधायक राघव चड्ढा का केंद्र पर बड़ा आरोप। कहा, 8 मई को 499 मीट्रिक टन ऑक्सीजन मिली, जो जरूरत का महज 71% है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली को रोज 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन देने का आदेश दिया था। बीजेपी ने दिल्ली सरकार से पूछा, दूसरे राज्यों के मुताबिक दिल्ली को प्रति व्यक्ति ज्यादा ऑक्सीजन मिल रही है, तब दिल्ली में ऑक्सीजन की किल्लत कैसे है? दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता का केजरीवाल सरकार पर बड़ा हमला। इमरान खान पर आपराधिक मुकदमा दर्ज करने की मांग की। कहा, दिल्ली सरकार ने मिसमैनेजमेंट किया था, अब दिल्ली के मंत्री जमाखोरी और कालाबाजारी करने में लगे हैं। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया बोले, देश में लोग मर रहे थे, राज्य वैक्सीन मांग रहे थे और केंद्र सरकार अपनी इमेज मैनेजमेंट के लिए वैक्सीन निर्यात कर रही थी। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी। ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर, सिलेंडर और कोरोना की दवाइयों पर जीएसटी माफ करने की मांग की। सीएम ममता बनर्जी की चिट्ठी पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन का जवाब। सामानों की लिस्ट जारी कर कहा, केंद्र सरकार ने 3 मई को ही जीएसटी से बाहर कर दिया था, लेकिन कोरोना वैक्सीन से जीएसटी हटाने से इनकार किया। कहा, इससे महंगा होगा टीका। चलिए बढ़ते हैं आगे, नजर डाल लेते हैं कुछ और अहम खबरों पर। देश में लगातार चौथे दिन कोरोना के केस 4 लाख के पार। 24 घंटे में 4,03,738 नए केस मिले। 4,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। महाराष्ट्र में दिखने लगा लॉकडाउन का असर। 24 घंटे में कोरोना के 48,004 नए मामले सामने आए। 572 मरीजों की मौत। मुंबई में एक दिन में 2,403 नए मरीज मिले। दिल्ली में लगातार घट रहे हैं कोरोना के केस। पिछले 24 घंटे में 13,336 नए केस आए सामने। 273 लोगों की मौत। संक्रमण दर घटकर 23.34% हुआ। उत्तर प्रदेश में एक दिन में 23,333 नए मरीज आए सामने। 296 लोगों की कोरोना से मौत। 34,636 कोरोना मरीज इलाज के बाद ठीक हुए। पश्चिम बंगाल में कोरोना का तीसरा वेरिएंट मिलने का दावा। पहले की तुलना में ज्यादा घातक होने की चेतावनी। SNMMCH धनबाद का दावा, तीसरा वेरिएंट झारखंड में मिले वेरिएंट से भी ज्यादा खतरनाक।
दिल्ली के हिंदू राव अस्पताल से 23 मरीजों के लापता होने की खबर। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने स्वास्थ्य विभाग को जांच का आदेश दिया। पुडुचेरी के नए मुख्यमंत्री एन रंगासामी कोरोना संक्रमित हुए। 2 दिन पहले ही ली थी मुख्यमंत्री पद की शपथ। चेन्नई के प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया। सीतापुर जेल में बंद समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान की तबीयत बिगड़ी। आजम खान और बेटे अब्दुल्ला को लखनऊ के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया। दोनों कोरोना पॉजिटिव हैं। ऑक्सीजन सपोर्ट पर आजम खान। प्रख्यात मूर्तिकार और राज्यसभा सांसद रघुनाथ महापात्रा का कोरोना से निधन। पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर निधन पर दुख जताया। मशहूर यूट्यूबर और एक्टर राहुल बोरा का कोरोना से निधन। मौत से पहले सोशल मीडिया पर लिखा, मुझे अच्छा इलाज मिलता तो बच सकता था। मुंबई में कोरोना के चलते पिछले 48 घंटे में 2 पुलिसकर्मियों की मौत। अब तक मुंबई पुलिस के 113 कर्मचारियों की जान जा चुकी है। और राजनीति की दुनिया में क्या कुछ हो रहा है, कैसी हलचल है, तेज रफ्तार में जानिए। टीएमसी ने राज्यसभा सभापति वेंकैया नायडू और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को लिखी चिट्ठी संसदीय समिति की डिजिटल बैठकें कराने का आग्रह किया। असम में बीजेपी ने बदली कमान। सर्बानंद सोनोवाल की जगह हेमंत बिस्व शर्मा होंगे नए मुख्यमंत्री। आज नए मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण। पश्चिम बंगाल ममता मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण भी आज होना है। 43 कैबिनेट और राज्य मंत्री शपथ लेने वाले हैं। अमित मित्र और ब्रत बसु अस्वस्थ होने के कारण वर्चुअल तरीके से शपथ लेंगे। 11:15 बजे राजभवन में होगा शपथ ग्रहण समारोह। पश्चिम बंगाल में सीएम ममता और राज्यपाल जगदीप धनखड़ में शुरू हुई दूसरे चरण की जंग। धनखड़ ने फरहाद हाकिम, सुब्रत मुखर्जी, शोभन चैटर्जी और मदन मित्रा पर केस चलाने की इजाजत दी। चारों को आज लेनी है मंत्री पद की शपथ। पश्चिम बंगाल में चुनाव बाद हिंसा का जायजा लेने पहुंची केंद्रीय टीम ने हुगली और चुनचुरा का दौरा किया। प्रतिनिधिमंडल ने बीजेपी कार्यकर्ताओं से बातचीत की। बंगाल में केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। बाबुल सुप्रियो ने ट्वीट कर कहा, ममता दीदी की पुलिस ने मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। दिल्ली में कांग्रेस कार्य समिति की आज अहम बैठक होने वाली है। 4 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभा चुनाव के नतीजों पर होगा मंथन। बिहार में जेडीयू के एमएलसी रामचरण ने शहाबुद्दीन के बेटे से मुलाकात की। मुलाकात के बाद सियासी घमासान तेज हो गया। लालू यादव के परिवार का कोई सदस्य अभी तक मिलने नहीं पहुंचा है। तो राजनीति से जुड़ी खबरें आपने देखी और अब देखते हैं क्राइम न्यूज फटाफट अंदाज में। तीन दिन बाद भी मुख्य आरोपी नवनीत कालरा को गिरफ्तार नहीं कर पाई दिल्ली पुलिस। खान मार्केट में रेस्टोरेंट के जरिए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की कालाबाजारी का है आरोप। बागपत में शमशान से शवों के कपड़े चुराने वाले गिरोह का पर्दाफाश। पुलिस ने एक कपड़ा व्यापारी समेत 7 बदमाशों को किया गिरफ्तार। बड़ी संख्या में चोरी के चादर, कुर्ते, कमीज, धोती और शॉल बरामद। हरियाणा की रेवाड़ी जेल की बड़ी लापरवाही। कोविड जेल से 13 कैदी फरार। चादरों की बनाई रस्सी के सहारे दीवार फांदकर हुए रफू चक्कर। तलाश में जुटी पुलिस। लखनऊ में थाईलैंड की युवती की कोरोना से मौत के मामले में जांच शुरू। कमिश्नर के आदेश पर डीसीपी की अगुवाई में जांच टीम का गठन। मामले से जुड़े कई लोगों से होगी पूछताछ। बंगाल से किसान आंदोलन में शामिल होने दिल्ली आई युवती से कथित बलात्कार के मामले में एफआईआर दर्ज। पिता ने बहादुरगढ़ थाने में दर्ज कराई शिकायत। संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा, महिला के लिए इंसाफ की लड़ाई के साथ हैं। 30 अप्रैल को कोरोना से हो गई थी मौत। मुंबई में कॉमेडियन सुनील पाल को पूछताछ के लिए अंधेरी पुलिस स्टेशन बुलाया गया। पाल के खिलाफ डॉक्टरों पर विवादित बयान देने के आरोप में एफआईआर दर्ज है। यूपी के बरेली में बिना मास्क के गांव में पहुंचे पुलिस वाले का स्थानीय लोगों ने बनाया वीडियो। नाराज पुलिसकर्मी ने मोबाइल तोड़ने की कोशिश की। वीडियो वायरल होने के बाद एसएसपी ने किया लाइन हाजिर, लगाया 1000 रुपए का जुर्माना।
एमपी के छतरपुर के नामी डॉक्टर नीरज पाठक की हत्या के मामले में पत्नी ममता पाठक गिरफ्तार। ममता पर डॉक्टर नीरज को करंट लगाकर मौत के घाट उतारने का आरोप। राजधानी दिल्ली से सटे गौतम बुद्ध नगर में बदमाशों के हौसले बुलंद। 2 बदमाश एक युवक को गोली मारकर फरार हुए। इलाज के दौरान युवक की मौत। मुकदमा दर्ज कर बदमाशों की तलाश में जुटी पुलिस। गौतम बुद्ध नगर के ग्रेटर नोएडा में समाजवादी पार्टी के नेता के भाई की हत्या से हड़कंप। बाइक सवार बदमाशों ने अंधाधुंध फायरिंग कर हत्या की। मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी। यूपी के मुजफ्फरनगर में चुनावी रंजिश में एक युवक की गोली मारकर हत्या। परिजनों का पुलिस की मौजूदगी में हत्या का आरोप। परिवार वालों ने जमकर किया हंगामा। यूपी के शामली में नाजायज रिश्ते के शक में पति पत्नी में विवाद। पति ने अवैध तमंचे से परिजनों पर फायरिंग की। बाल बाल बचे परिजन। पुलिस ने पति को गिरफ्तार किया। यूपी के कन्नौज में एक युवती से दुष्कर्म करने का सनसनीखेज मामला आया सामने। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा। आरोपी की तलाश जारी। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है मलिका। बिल्कुल, उस बड़ी खबर के बारे में आपको बता दें। ये बड़ी खबर मुंबई से आ रही है। शिवसेना के मुखपत्र सामना के संपादकीय में केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला गया है। राष्ट्रीय समिति की प्राणवायु केंद्र को तमाचा नाम के शीर्षक के जरिए सामना में लिखा गया है कि ब्रिटेन का दावा है कि वो अगले अगस्त तक पूरी तरह से कोरोना मुक्त हो जाएगा। लेकिन हमारे यहाँ क्या हुआ? महाभारत का युद्ध 18 दिन चला, हम 21 दिन में कोरोना को हराएंगे, ऐसे बयान दिए गए। कोरोना को लेकर कई अफवाह फैलाई गई। कहा गया गर्म पानी पीने से कोरोना से बचाव होता है, 30 सेकंड सांस रोकने से संक्रमण से बचाव होता है। ये देश सांप, बिच्छू, हाथी और मदारी लोगों का है। विदेशों में इस तरह से बदनामी हो रही है। तो केंद्र सरकार पर हमला बोला गया है शिवसेना के मुखपत्र में, और किस तरह की बातें कही गई है वही आपको लगातार हम बता रहे हैं। ऐसे बयान दिए गए कि कोरोना को लेकर कई अफवाहें फैलाई जा रही हैं। कहा गया गर्म पानी पीने से कोरोना से बचाव होता है, 30 सेकंड सांस रोकने से संक्रमण से बचाव होता है। तो कोरोना में रोकथाम से ज्यादा प्रचार का आरोप लगाया गया है सामना में। कोरोना के साथ ही एक नई बीमारी की चर्चा भी अब तेज हो गई है। ये आपके लिए जानना जरूरी है। ब्लैक फंगस यानी म्यूकरमाइकोसिस। ये फंगल इन्फेक्शन लोगों की आंखों की रोशनी छीनता नजर आ रहा है और इससे लोगों की जान भी जा रही है। महाराष्ट्र में इस बीमारी के 200 मामले आए हैं, जिनमें से 8 ने अपनी जान भी अब तक गंवा दी है, जबकि अहमदाबाद में तो इसका कहर कई महीनों से जारी है। कोरोना की दूसरी लहर के बीच दूसरी दुविधा बनता जा रहा है लोगों के बीच म्यूकरमाइकोसिस, एक ऐसा फंगल इन्फेक्शन जिसका वक्त पर पता न लगने के चलते लोग अपनी जान भी गंवा रहे हैं। सबसे ताजा मामलों में महाराष्ट्र में 200 लोग इससे संक्रमित हैं, जिनमें से 8 को ये फंगल इन्फेक्शन निगल चुका है। महाराष्ट्र में टास्क फोर्स द्वारा एडवाइजरी भी जारी की गई है कि डॉक्टरों को किस तरह से ट्रीटमेंट करना है, किस तरह की सावधानी बरतनी है। DMER यानी चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान निदेशालय के प्रमुख डॉक्टर तात्याराव लहाने कहते हैं कि ये कोविड से पहले से है, लेकिन अब इस महामारी के चलते इसके मामले बढ़े हैं। कैसा है, ब्लैक फंगस जो म्यूकरमाइकोसिस है वो कुछ मरीजों में यहाँ और गुजरात में देखने को मिल रहा है। ऐसा नहीं, सब तरफ वो देखने को मिलता है, क्योंकि ब्लैक फंगस कोविड नहीं था तभी भी था। तो जिसमें भी ज़्यादा दिन अपन रखते हैं, या जिसको डायबिटीज़ है, जिसको इम्यूनोसप्रेशन ड्रग्स चालू है, ऐसे लोगों में ये म्यूकरमाइकोसिस होता है। क्या है म्यूकरमाइकोसिस यानी ब्लैक फंगस? ये संक्रमण म्यूकर नामक कवक से होता है जो वातावरण में मौजूद रहते हैं। नाक में इरिटेशन के साथ स्किन पर रेडनेस होती है। नाक और आंख से होता हुआ संक्रमण दिमाग तक जाता है। आंखों में सूजन होती है, काले धब्बे दिखते हैं। डायबिटीज के मरीज या कमजोर इम्यूनिटी वालों पर ज्यादा खतरा रहता है। आंखों की रोशनी भी जा सकती है। शुरुआत में सही ट्रीटमेंट न मिलने पर जानलेवा हो सकता है। जल्दी डायग्नोसिस नहीं हुआ तो ये आंखों के पीछे होता है, साइनस में, तो वो ब्रेन तक जा सकता है। इसलिए उसका जल्दी निदान हुआ तो बाद में उसको निकाल के कहीं उसकी ट्रीटमेंट है। खाली इतना है कि उसका जल्दी निदान होना चाहिए। जो पेशेंट बहुत लेट आते हैं तो ऐसे वक्त उनके पीछे म्यूकरमाइकोसिस होता है, तो वो आँख से उनको दिखता नहीं, क्योंकि ऑपरेशन करके वो जब भी फंगस निकालते हैं तो उनका आँख का रोशनी चला जाता है। कोरोना की पहली लहर के दौरान ही गुजरात में भी म्यूकरमाइकोसिस के मामले आने लगे थे और इस वक्त अलग अलग अस्पतालों में ढेरों मरीज इस बीमारी का इलाज करवा रहे हैं।
अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में इस वक्त म्यूकरमाइकोसिस के 110 मरीज एडमिट हैं और बीजे मेडिकल कॉलेज में 67 मरीज ब्लैक फंगस से अपना इलाज करवा रहे हैं। यहाँ पिछले 2 हफ्तों से रोज 15 से 20 केस आ रहे हैं। ये जो फूग है, म्यूकरमाइकोसिस एक फूग है, जैसे वायरस होता है, बैक्टीरिया होता है, तो ये फूग अत्र तत्र सर्वत्र रहती है, हर एक जगह पे, हवा में रहती है, कोई भी टेबल पे है, डस्ट पे है, कहीं पे भी होती है। तो जिसका इम्यूनिटी लेवल, रोग प्रतिकारक शक्ति कमज़ोर हो गई है कोरोना के चलते, और जिसको बीमारी है, जैसे ब्लड कैंसर है, किसी को उसकी ट्रीटमेंट चल रहा है, किसी का लिवर ट्रांसप्लांटेशन है, किसी को किडनी की बीमारी है, वो सभी की इम्यूनिटी जो कमज़ोर हो गई है, तो उसमें ये फूग उसके नाक के जरिए हर एक जगह पे घुस जाती है। डॉक्टर बताते हैं कि समय रहते इसका पता चलने पर गैंग्रीन की तरह ही जहां भी ये इन्फेक्शन होता है वहां से सर्जरी के जरिए इसे शरीर से निकाल दिया जाता है। डॉक्टरों के मुताबिक ये सभी उम्र के लोगों में हो सकता है। इससे बचने के उपाय भी बताते हैं डॉक्टर। ये इन्फेक्शन न हो उसके लिए उसको बहुत ही ध्यान रखना है। तो जैसे कोविड है, पेशेंट को कोरोना हो चुका है, तो वो एकदम आइसोलेट रहे, मास्क पहने, जरूर है तो डबल मास्क पहने, हैंड सैनिटाइजर करे, कुछ भी नाक में इंजरी ना हो, नाक में उंगली नहीं करे, राइट, वो सब उसको ध्यान रखना है। और उसका शुगर लेवल, सी मोस्ट ऑफ द टाइम हमने देखा है कि पेशेंट ये जो आते हैं उसमें 90% ऑफ केसेस का शुगर लेवल हाई रहता है, तो उसको जो शुगर लेवल है उसका एकदम नॉर्मल रेंज में बरकरार करना है। नमस्ते भारत में हमारी कोशिश है कि आपको कोरोना की महामारी से आगाह भी करें और आपको ऐसी खबरें दिखाएं जो आपको इस मुश्किल वक्त में हिम्मत भी दें। बिल्कुल, और देखिए देश कोरोना की दूसरी लहर से इस वक्त जूझ रहा है। पिछले कई दिनों से हर रोज 4 लाख नए केसेस सामने आ रहे हैं। ये है सच्चाई जो हमें सावधान रहने की चेतावनी देती है। लेकिन ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहे मरीजों के लिए एक अच्छी खबर है और शुरुआत उसी खबर से करेंगे। कोरोना काल में दर दर भटकने वाले मरीजों को जल्द राहत मिलने वाली है। ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहे कोरोना मरीजों को अब सांस के लिए सिलेंडर के भरोसे नहीं रहना होगा। ऐसा संभव हो पाएगा कोरोना के खिलाफ DRDO की नई दवा 2DG से। DRDO की एंटी कोविड दवा 2DG जल्द ही मरीजों को मिलने वाली है। सूत्रों के मुताबिक 2DG दवा बनाने वाली कंपनी के पास दवा का थोड़ा बहुत स्टॉक मौजूद है। सूत्रों के मुताबिक आगे बड़े पैमाने पर इसका प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। तब तक अगले हफ्ते से मरीजों को 2DG मिलनी शुरू हो सकती है। अब 2DG दवा से क्या होगा वो भी समझ लीजिए। ट्रायल में पाया गया है कि 2DG देने से मरीजों को 3 दिन में ही अलग से ऑक्सीजन देने की जरूरत नहीं पड़ी। दावा है कि इस दवा से 7 दिन में कोरोना के मरीज ठीक हो सकते हैं। ये दवा पाउडर फॉर्म में है जिसे पानी में घोल कर लिया जाता है। दिल्ली में कोरोना की रफ्तार पर ब्रेक लगाने के लिए लॉकडाउन 1 हफ्ते के लिए और बढ़ा दिया गया है। देखिए ये रिपोर्ट। दिल्ली में चल रहे लॉकडाउन को अब 17 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया है। आज से लॉकडाउन में कई सख्तियां बढ़ा दी गई हैं। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी DDMA द्वारा जारी आदेश के मुताबिक अब शादियां केवल घर या अदालत में ही हो सकेंगी। बैंक्वेट हॉल, होटलों और ऐसे ही अन्य स्थानों पर शादी समारोह पर पाबंदी रहेगी। शादी में 20 से ज्यादा लोग नहीं होंगे। शादी में DJ, टेंट, केटरिंग की इजाजत नहीं होगी और कस्टमर ने किसी भी सेवा के लिए पैसे दिए हैं तो उसको पैसे लौटाने होंगे। आपसी सहमति के बाद ही डेट भी तय की जा सकेगी। इसके अलावा दिल्ली में मेट्रो सेवा को भी पूरी तरह बंद कर दिया गया है। 20 अप्रैल को मजबूरी में हमें दिल्ली में लॉकडाउन लगाना पड़ा था। केसेस लगातार बढ़ते जा रहे थे। 26 अप्रैल के बाद से धीरे धीरे केसेस कम होने चालू हुए। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 13,336 नए केस आए हैं, जबकि 14,738 लोगों को डिस्चार्ज किया गया है। दिल्ली में कुल सक्रिय केस 86,232 हो गए हैं। दिल्ली के व्यापारियों ने लॉकडाउन का स्वागत किया है। इनका कहना है कि केंद्र सरकार को पूरे देश में एक साथ संपूर्ण लॉकडाउन लगाना चाहिए। यूपी में बढ़ते कोरोना मामले को देखते हुए लगाए गए कोरोना कर्फ्यू को अब और बढ़ा दिया गया है। बेकाबू होते कोरोना संक्रमण को देखते हुए कोरोना कर्फ्यू 17 मई तक बढ़ा दिया गया है। यूपी में सबसे पहले 30 अप्रैल को कोरोना कर्फ्यू लगाया गया था। बाद में प्रशासन ने इस कर्फ्यू को बढ़ाकर 10 मई तक कर दिया था और अब कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए कोरोना कर्फ्यू को 17 मई तक लागू कर दिया गया है। ये कोरोना
कोरोना का जो आंशिक कर्फ्यू लगाया गया था, इससे लोगों के आवागमन में जो है वो उसको नियंत्रित किया गया है। यूपी सरकार बढ़ाए गए कोरोना कर्फ्यू में शहरों के साथ साथ गांवों में भी वैक्सीनेशन में तेजी लाएगी। यूपी में अब तक 1,09,37,928 लोगों को वैक्सीन की पहली डोज लग चुकी है और पहली डोज लेने वाले लोगों में करीब 27,84,232 लोग अपनी दूसरी डोज भी पूरी कर चुके हैं। इस तरह यूपी में अब तक कुल 1,37,22,160 लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका है। कोरोना कर्फ्यू की गाइडलाइंस के मुताबिक आवश्यक सेवाओं को छोड़कर बाकी सभी दुकानें बंद रहेंगी। औद्योगिक गतिविधियां, ई कॉमर्स से संबंधित काम पहले की तरह ही चलते रहेंगे। आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोगों के लिए ई पास जारी किए जाएंगे। ऑफिस में एक समय में 33% लोगों को ही एक साथ काम करने की मंजूरी होगी। कोरोना से निपटने के लिए कर्फ्यू के दौरान पूरे प्रदेश में फॉगिंग अभियान चलेगा। कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए प्रशासन कोरोना कर्फ्यू लगा बढ़ते मामलों को रोकने की भी कोशिश कर रही है। तो देखिए, दिल्ली, यूपी के अलावा भी कई राज्यों में कोरोना की स्थिति को देखते हुए लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला लिया गया है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण पर ब्रेक लगाने के लिए देश के कई राज्यों में लॉकडाउन बढ़ा। राजस्थान की गहलोत सरकार ने भी लॉकडाउन को 2 हफ्ते बढ़ाने का फैसला लिया है। राजस्थान में 24 मई तक सख्त लॉकडाउन है। 31 मई तक शादी के किसी भी कार्यक्रम पर पाबंदी लगा दी गई है। 24 मई तक सभी धार्मिक स्थल पूरी तरह बंद रहेंगे। मेडिकल वाहनों को छोड़ सभी गाड़ियों पर रोक रहेगी। सरकारी परिवहन भी बंद रहेंगे। साथ ही दूसरे राज्यों से राजस्थान आने वाले लोगों को भी अपनी 72 घंटे के भीतर ही कोरोना की RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी। तमिलनाडु की नई नवेली स्टालिन सरकार ने भी आज से 2 हफ्ते के लॉकडाउन का ऐलान किया है। तमिलनाडु और दूसरे राज्य जहां लॉकडाउन का ऐलान किया है, उन पर एक नजर डाल लीजिए। तमिलनाडु में 24 मई तक पूर्ण लॉकडाउन। कर्नाटक में भी लॉकडाउन को 24 मई तक बढ़ाया गया। मिजोरम में 7 दिनों के लिए लॉकडाउन। इसके अलावा हिमाचल में आज से कोरोना कर्फ्यू में नियमों में कुछ बदलाव किए गए हैं। जरूरत के सामान की दुकानें दिन में 3 घंटे खुलेंगी। सार्वजनिक परिवहन बंद रहेंगे। गाँव की ओर जिस रफ्तार से कोरोना बढ़ रहा है, वैसे में हालात को देखते हुए लॉकडाउन का फैसला लिया गया। जनता से हमारी अपील है कि लॉकडाउन का पूरी तरह पालन करें। मजदूरी कर अपना पेट पालने वालों के लिए लॉकडाउन एक परीक्षा की तरह ही है। इस आपदा में दिहाड़ी मजदूरों की मदद के लिए कुछ लोग आगे भी आए हैं। दिल्ली से अजातिका सिंह की एक खास रिपोर्ट देखिए। हाथ में कटोरी लिए लोगों की लंबी कतार पेट की भूख शांत करने के लिए लगी है। लोग सरकार को कोस रहे हैं। आज तो बांटते रहते हैं गरीब लोगों को, मगर अभी तक कोई नेता लोग एक भी नहीं दिखाई दिया कि गरीब लोगों को खाना बांट दिया जाए या फिर उनका कोई सोच फिकर, ना राशन कुछ नहीं मिल रहा है अभी तक। और मददगारों की तारीफ करते नहीं थक रहे। खड़े होके हमें उठाया, उठो दीदी उठो, सारे उठो, रोटी खाओ। 4 दिन से हम भूखे पड़े हुए थे यहाँ पे। ये वीर है, अपने दम पे हमें खिला रहे हैं। यहाँ पे जो सरदार जी बहुत अच्छा लंगर चलाते हैं, हमको मिलता है, हम रोज आते हैं। कोरोना के कारण लगे लॉकडाउन में अगर सबसे ज्यादा मार किसी पर पड़ी है तो वो है दिहाड़ी मजदूर। एक दिन भी काम ना मिले तो घर में चूल्हा कैसे जलेगा। ऐसे ही मजदूरों के लिए मदद बनकर आई दिल्ली की स्वयं सेवी संस्था दिल्ली का राजा, जो हर दिन 300 से 400 लोगों को खाना खिलाकर मदद कर रही है। जो लगती हुई कतार है उसको देख सकते हैं और करीबन 400 लोगों का टारगेट यहाँ पर, यानी कि गोल डाक खाना के पास में सरदार जी जो हमें दिखाई दे रहे हैं, जो नेक काम कर रहे हैं, उनके साथ संगठन भी बाकी दिखाई दे रहे हैं, जो लगातार लोगों की भूख मिटाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको स्वादिष्ट खाना परोस रहे हैं। और ये ना सिर्फ एक दिन से बल्कि जब से लॉकडाउन की शुरुआत हुई है तब से इसी तरह से लगातार काम करते जा रहे हैं। दिल्ली के राजा ने अपना दिल इन मजदूरों के लिए खोला तो और भी कई संस्थानों ने हाथ बढ़ाया। भी अच्छा काम कर रहे हैं, हम भी एक अच्छा काम कर रहे हैं। पुण्य जो
जो पहला दिन से लॉकडाउन का काम चल रहा था उस दिन से हम रेगुलर पहले यहाँ पे 400 लोगों का रोटी दाल 5 रोटी होती है जिसमें, और अच्छी सफिशिएंट दाल होती है, हाफ दाल होती है, वो पहले हम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। हमें देखा देखी और भाइयों को देखे देखी लोगों ने यहाँ से और हेल्पिंग हैंड शुरू किए हुए। दरअसल दिल्ली में लॉकडाउन के चलते दिहाड़ी मजदूरों के लिए 2 जून की रोटी के लिए भी लाले पड़ गए हैं। कुछ संस्थाएं मदद के लिए आगे आ रही हैं, लेकिन अभी भी दिहाड़ी मजदूरों का एक बड़ा तबका मुश्किल में है। कोरोना के इस दौर में बढ़ते मरीजों का बोझ है, अस्पताल और डॉक्टर दोनों पर ये बोझ पड़ा है। ऐसे में 2 बेटियों ने इस मुश्किल वक्त में मोर्चा संभाला है। देखिए। कोरोना की दूसरी लहर के कहर से जब चारों ओर दहशत फैली है, ऐसे में मध्य प्रदेश के मंदसौर की रहने वाली 2 बहादुर बेटियां विपाशा और सोनाक्षी ने अपनी पढ़ाई का सदुपयोग करते हुए मोर्चा संभाल लिया है। MBBS की पढ़ाई पूरी कर चुकी मंदसौर के रहने वाली विपाशा और सोनाक्षी ने बिना वेतन के मरीजों का इलाज करना शुरू कर दिया है। विपाशा GNM नर्सिंग कॉलेज में तो वहीं सोनाक्षी पिपलिया मंडी अस्पताल में मरीजों का इलाज कर रही हैं। सारे टाइप के ही पेशेंट्स ट्रीट कर रहे हैं वहाँ पे, जिनका सैचुरेशन कम है हम लोग उनको मेडिकेशन, ऑक्सीजन और प्रोन पोजीशन, एक्सरसाइज सब कुछ वहाँ पे बताते हैं, सब कुछ देते हैं। और मैं सारे पेशेंट से बस यही कहना चाहूँगी कि आप लोग घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए। मेरी एग्ज़ाम की डेट पोस्टपोन हो गई तो मैंने अपनी फैमिली के साथ मिलकर डिसाइड किया कि मैं फ्री सर्विसेज प्रोवाइड करूँगी। उसके बाद मैंने प्राइमरी हेल्थ सेंटर ज्वाइन कर लिया। MBBS की छात्रा विपाशा और सोनाक्षी पढ़ाई के बाद नीट परीक्षा की तैयारियों में जुटी थी, लेकिन कोरोना की वजह से परीक्षा टल गई। ऐसे में विपाशा और सोनाक्षी ने घर बैठने के बजाय लोगों की सेवा को तरजीह दी। डॉक्टरों की कमी की शिकायत पूरे देश से आती है। ऐसे में इन बेटियों की हिम्मत और जज्बा पूरे देश के लिए मिसाल है। कोरोना काल में ऐसे तमाम लोग हैं जो दूसरों की मदद करके न सिर्फ लोगों की जान बचा रहे हैं बल्कि औरों के लिए एक मिसाल भी पेश कर रहे हैं। आपको मिलवाते हैं ऐसी ही एक शख्सियत से, नूरी खान। नमस्कार, मैं नूरी खान। ये है नूरी खान। यूँ तो इनका परिचय MP कांग्रेस के प्रवक्ता के तौर पर होता है, लेकिन आज इनका परिचय हम आपको इनकी दरियादिली से करवाएंगे। इन दिनों कोरोना पेशेंट्स की जमकर मदद कर रही नूरी के पास प्लाज्मा डोनेट करने के लिए फोन आया तो ये तुरंत तैयार हो गई। लेकिन इनके सामने समस्या खड़ी हो गई कि इनका रोजा चल रहा था और खाली पेट प्लाज्मा डोनेट नहीं किया जा सकता। सालों से मैंने अपना कभी रोजा कज़ा नहीं किया था, तो ऐसे मनोहर लाल राठौर जी, जिन्हें मैं नहीं जानती थी, पर उनके लिए मैंने अपना रोजा तोड़ते हुए अपना प्लाज्मा डोनेट किया। नूरी ने इंदौर के एक इंजीनियर मनोहर लाल राठौर के लिए प्लाज्मा डोनेट किया है। नूरी का कहना है कि वो सारी दुनिया को संदेश देना चाहती हैं कि असली धर्म हिंदू मुस्लिम नहीं, दूसरों की सेवा करना सबसे बड़ा धर्म है। प्लाज्मा डोनेट करने का मकसद है कि इस देश को नफरत की नहीं बल्कि मोहब्बत की जरूरत है। मैंने अपने भाई मनोहर लाल राठौर जी, जिन्हें मैं जानती नहीं थी, लेकिन उन्हें अपना प्लाज्मा देकर यही संदेश देने की कोशिश की है कि इस देश में फैल रही नफरत को मोहब्बत ही मिटा सकती है। MP के उज्जैन की नूरी कोरोना मरीजों के इलाज के लिए अस्पतालों के दौरे कर रही हैं और सही इलाज के लिए डॉक्टरों और प्रशासन से लड़ने झगड़ने की वजह से भी चर्चा में है। नूरी का कहना है कि ये मौका है जब जो कर सकते हैं उन सब को प्लाज्मा डोनेट कर दूसरों की जान बचानी चाहिए। और अब आपको खबर दिखाते हैं MP से। MP की शाजापुर से ये खबर आई है, जहां डॉक्टर का कर्तव्य ने एक मां को अपने बच्चों से दूर रहने को मजबूर कर दिया है। देखिए ये रिपोर्ट। 2 नन्हे बच्चों की टकटकी लगाई ये निगाह, उस पार माँ की भराई आंखें, बीच में है फर्ज की पुकार। फर्ज की वजह से माँ बच्चों को दूर से देख तो सकती है लेकिन गले नहीं लगा सकती। पूरी कहानी सुनेंगे तो इस माँ के सम्मान में ताली खुद ब खुद बज जाएगी। तस्वीरों में MP के शाजापुर के जिला अस्पताल की डॉक्टर सीमा बढ़िया है। सीमा के 2 छोटे बच्चे हैं, दृष्टि और लक्ष्य। कोरोना काल चल रहा है, ऐसे में एक डॉक्टर का फर्ज सीमा ने ममता के ऊपर रखा। कोरोना से जूझ रहे लोगों के लिए डॉक्टर सीमा ने जिंदगी का हाथ बढ़ाया है। पिछले 1 महीने से डॉक्टर सीमा अपने बच्चों को यूं ही दूर से बस देख लेती हैं, आंसू पोंछ लेती हैं और फिर निकल पड़ती हैं कोरोना को मात देने।
मतलब मैं कभी रही नहीं ना बच्चों से इतना दूर, इसलिए मुझे बहुत दिक्कत आ रही है। लगभग 1 महीने से मैं आइसोलेशन वार्ड में ड्यूटी कर रही हूँ। बच्चों से दूरी बना के रखी है, खाना वगैरह सब इसी रूम के अंदर होता है और मैं उनसे दूर से ही बातचीत कर लेती हूँ। अभी मेरे मिस्टर जो है वही संभाल रहे हैं बच्चों को। 8 घंटे अस्पताल में ड्यूटी से लौटने के बाद 5 फीट दूर से बच्चों को देखकर संतुष्ट होना पड़ता है। पूरे देश को गर्व है डॉक्टर सीमा और फर्ज के लिए उनके इस फौलादी संकल्प पर। ये तस्वीरें यकीन दिलाती हैं कि जब तक सफेद कोट में ये देवदूत मौजूद हैं, कोरोना की हार भी तय है। लेकिन कोरोना काल में साजन चले हवालात। जी हाँ, यही चल रहा है, देखिए इस रिपोर्ट में। दूल्हे राजा अभी घोड़ी पर चढ़कर अपनी दुल्हनिया लाने को तैयार ही हुए थे कि बिन बुलाए मेहमान तैयार होकर आ गए। सजी सजाई घोड़ी पर दूल्हे राजा को बैठने का मौका भी नहीं मिला। तस्वीरें अजमेर की हैं, जहां गाजे बाजे के साथ बारात निकलने वाली थी, जबकि नई गाइडलाइंस के मुताबिक शादी में घोड़ी और बैंड बाजा दोनों पर ही पाबंदी है। जिले के कलेक्टर को पता चला तो उन्होंने जांच टीम भेजी। कहा तो शादियों में दूल्हे को लिफाफे भर भर के नेक मिलना था और कहा जांच टीम ने उनसे ही 25,000 रुपए वसूल लिए। जुर्माने में जांच टीम ने बारात वापस कर दी। अभी जो नई गाइडलाइन आई है उसमें इन सब चीज़ों की मनाही है, ये अनुमत नहीं है। फिर भी इन लोगों ने इस प्रकार से नियमों की अवहेलना की है। इसके लिए इनके आज 25,000 का चालान किया है। घोड़ी पर बारात निकालने का सपना टूट गया और फिर दूल्हे राजा चुनिंदा लोगों के साथ कार में बैठकर दुल्हनिया को ब्याहने गए। अजमेर का दूल्हा किस्मत वाला था कि 25,000 जुर्माना भरकर शादी करने चला गया, लेकिन ओडिशा के भद्रक में तो दूल्हा ससुराल की बजाय हवालात पहुंच गया। दरअसल भद्रक में कोरोना नियमों को ताक पर रखकर दूल्हा बारात लेने पूरे शान शौकत से निकला, लेकिन ससुराल के रास्ते में ही पुलिस की बारात मिल गई। लिहाजा दूल्हे को रोका, उसे बताया कि कोरोना नियमों का उल्लंघन हुआ है, फिर उसे हिरासत में ले लिया। हालांकि पुलिस के सामने आने पर दूल्हे के चेहरे पर मास्क था, लेकिन बारात तय संख्या से ज्यादा थी। वैसे भी कोरोना के चलते ओडिशा में धूमधाम से बारात निकालने पर पाबंदी है। ओडिशा में पिछले 24 घंटे में 8,015 नए कोविड-19 मामले आए और 14 लोगों की मौत हुई है। भारत बायोटेक ने कोरोना का जो टीका बनाया है उसका पहला परीक्षण किस पर हुआ, आप जानते हैं क्या? 4 बंदरों पर। वो चारों बंदर पुणे की नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी की प्रयोगशाला में लगभग 10 महीने तक लॉकडाउन में रहे। अब उन्हें वापस जंगल में छोड़ दिया गया है। इंसानों की जिंदगी बचाने वाले टीके में मददगार इन बंदरों को वापस उसी जंगल में छोड़ दिया गया है जहां से 10 महीने पहले इन्हें पकड़ा गया था। 4 बंदरों को नागपुर के जंगल से जून 2020 में पकड़ा गया था। इन्हें कोरोना के टीके के परीक्षण के लिए पुणे की नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में भेजा गया। NIV की प्रयोगशाला में इन बंदरों पर वैज्ञानिकों ने टीके के आवश्यक परीक्षण किए। हम लोगों ने उनको जितना मंकी चाहिए उतना हमने उनको पकड़ के दिया और उसके बाद वो उनके इंस्टीट्यूट लेके गए, उन पे रिसर्च हुआ। वैक्सीन बनाने के लिए ही ये रिसर्च था, कोविड के लिए। 10 महीने तक प्रयोगशाला के पिंजरे में रहे इन बंदरों पर परीक्षण के बाद ही तैयार हो पाई देश की स्वदेशी वैक्सीन, जिसका नाम है कोवैक्सीन और जिसे बनाया है भारत बायोटेक ने। नागपुर के जंगलों से लाए गए 4 बंदर इंसानों के बड़े काम आए। देश में कोरोना के इलाज की व्यवस्था को बेहतर बनाने पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। कोर्ट की ओर से ऑक्सीजन और दवाओं की सप्लाई पर निर्देश देने की संभावना है। सुप्रीम कोर्ट में कोरोना फैलने की आशंका के चलते भीड़ पर नियंत्रण की मांग वाली कई याचिकाओं पर भी सुनवाई होनी है। एक याचिका में दिल्ली की सीमाओं से प्रदर्शनकारी किसानों को हटाने की मांग भी की गई है। दिल्ली हाई कोर्ट में भी कोरोना के हालात पर आज जारी रहेगी सुनवाई। दिल्ली सरकार के मंत्री इमरान हुसैन की अदालत में होगी पेशी। ऑक्सीजन सिलेंडर की जमाखोरी के आरोपों पर देना होगा जवाब।
देश में 24 घंटे में तकरीबन 20 लाख से ज्यादा लोगों का टीकाकरण हुआ। अब तक 16,94,40,000 लोगों को लगी है वैक्सीन। 18 साल से ज्यादा उम्र वाले तकरीबन 18 लाख को टीका लगाया जा चुका है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को लिखी है चिट्ठी। सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक को मई से जुलाई के दौरान हर महीने 7 लाख वैक्सीन की डोजेस सप्लाई करने के निर्देश देने की मांग की गई है। सीएम अरविंद केजरीवाल बोले, दिल्ली में 3 महीने में टीकाकरण पूरा करने का प्लान तैयार है। राज्य को हर महीने 83 लाख डोजेस वैक्सीन की जरूरत है। रोज 3 लाख वैक्सीन लगवाएंगे। उत्तराखंड में भी आज से 18 से 44 साल के बीच के उम्र वाले लोगों को कोरोना का टीका लग रहा है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक कोविशील्ड वैक्सीन की 1 लाख डोजेस देहरादून पहुंच चुकी है। यूपी के 18 जिलों में आज से 18 से 44 साल के लोगों को लगेगा कोरोना का टीका। अब तक सिर्फ 7 जिलों में टीका लग रहा था। कोरोना वैक्सीन की 5 लाख डोजेस लखनऊ पहुंची। गुजरात के हापा से दिल्ली रवाना हुई अब तक की सबसे बड़ी ऑक्सीजन एक्सप्रेस 11 टैंकरों वाली ट्रेन से दिल्ली को मिलेगी 225 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की सप्लाई। ओडिशा के जाजपुर से दिल्ली जा रही ऑक्सीजन एक्सप्रेस राजधानी को 131 मीट्रिक टन लिक्विड ऑक्सीजन की सप्लाई की जाएगी। और चलिए अब नजर डाल लेते हैं कुछ और अहम खबरों पर फटाफट अंदाज में। डीआरडीओ की एंटी कोविड मेडिसिन जल्द ही मरीजों को मिलनी शुरू हो जाएगी। सूत्रों के मुताबिक अगले हफ्ते से अस्पतालों में 2-डेक्सी-डी ग्लूकोज दवाई मरीजों को देनी शुरू हो जाएगी। दिल्ली में आज से कोरोना की दवा आयुष 64 का होगा फ्री वितरण। एम्स, सफदरजंग अस्पताल समेत 7 केंद्रों पर मिलेगी दवाई। हल्के और मध्यम संक्रमण वाले मरीजों के इलाज में उपयोगी। डीआरडीओ जल्द मुजफ्फरपुर, वाराणसी, जम्मू, श्रीनगर, हल्द्वानी और ऋषिकेश में कोविड अस्पताल बनाएगा। डीआरडीओ के फिलहाल दिल्ली, लखनऊ, अहमदाबाद, पटना में अस्पताल है। सीएम ममता बनर्जी की चिट्ठी पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का जवाब। सामानों की लिस्ट जारी कर कहा, केंद्र सरकार ने 3 मई को ही जीएसटी से बाहर कर दिया था, लेकिन कोरोना वैक्सीन से जीएसटी हटाने से इनकार। कहा, इससे महंगा होगा टीका। टीएमसी ने राज्यसभा सभापति वेंकैया नायडू और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को चिट्ठी लिखी। संसदीय समिति की डिजिटल बैठकें कराने का किया आग्रह। असम में बीजेपी ने बदली कमान। सर्बानंद सोनोवाल की जगह हेमंत विश्व शर्मा होंगे नए मुख्यमंत्री। आज नए मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण। पश्चिम बंगाल ममता मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण आज। 43 कैबिनेट और राज्य मंत्री लेंगे शपथ। अमित मित्र और ब्रात्य बसु अस्वस्थ होने के कारण वर्चुअल तरीके से शपथ लेंगे। 11:15 बजे राजभवन में होगा शपथ ग्रहण। पश्चिम बंगाल में सीएम ममता और राज्यपाल जगदीप धनखड़ में शुरू हुई दूसरे चरण की जंग। धनखड़ ने फरहाद हाकिम, सुब्रत मुखर्जी, शोभन चैटर्जी और मदन मित्रा पर केस चलाने की इजाजत दी। चारों को आज लेनी है मंत्री पद की शपथ। 3 दिन बाद भी मुख्य आरोपी नवनीत कालरा को गिरफ्तार नहीं कर पाई दिल्ली पुलिस। खान मार्केट में रेस्टोरेंट के जरिए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की कालाबाजारी का है आरोप। हरियाणा की रेवाड़ी जेल की बड़ी लापरवाही सामने आई है। कोविड जेल से 13 कैदी फरार हो गए। चादरों की बनाई रस्सी के सहारे दीवार फांदकर हुए रफ्फू चक्कर। तलाश पे जुटी पुलिस। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली आज विश्वास मत प्रस्ताव पेश करेंगे। पुष्प कमल दहल प्रचंड के नेतृत्व वाली सीपीएन के समर्थन वापस लेने के बाद ओली की सरकार अल्पमत में आ गई है। यरूशलेम के पुराने शहर में लगातार तीसरे दिन सैकड़ों अरब प्रदर्शनकारी और इजरायली पुलिस के बीच हिंसक झड़प हो रही है। पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए वाटर कैनन और स्टन ग्रेनेड का इस्तेमाल किया। कोरोना संकट से जारी जंग में क्या हम एक बार फिर उसी मोड़ पर हैं जहां 1 साल पहले थे? क्या वायरस से लड़ाई जीतने में लॉकडाउन ही एकमात्र रास्ता रह गया है? ये सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि एक राज्य सरकारों ने लॉकडाउन का दायरा और अब बढ़ाना शुरू कर दिया है। संक्रमण की सुनामी को रोकने के लिए जानकार भी लॉकडाउन की बात कर रहे हैं, लेकिन राज्य सरकारों ने इसके लिए कोई तैयारी की ही नहीं है। नतीजा अब ये हो रहा है कि एक बार फिर से
गरीबों पर सबसे बड़ी मार पड़ती नजर आ रही है। कोरोना की दूसरी लहर का वार, दोहरी मार। लगातार चौथे दिन कोरोना के केस 4 लाख पार। संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए लॉकडाउन का सहारा। वायरस से बनानी है दूरी, लॉकडाउन है मजबूरी। दिल्ली, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़, केरल, तमिलनाडु, मिजोरम में लॉकडाउन। कर्नाटक, हिमाचल में कोरोना कर्फ्यू। पूरे देश में एक साथ संपूर्ण लॉकडाउन का ऐलान न होने के बावजूद ये आज के भारत की तस्वीर है। कोरोना की दूसरी लहर से बचने के लिए धीरे धीरे राज्यों को लॉकडाउन की तरफ कदम बढ़ाना पड़ रहा है। दिल्ली में 17 मई तक लॉकडाउन बढ़ाया गया। यूपी में भी 17 मई तक लॉकडाउन रहेगा। राजस्थान में 24 मई तक सख्त लॉकडाउन का ऐलान किया गया है। तमिलनाडु में 24 मई तक पूर्ण लॉकडाउन की घोषणा की गई है। कर्नाटक में 24 मई तक लॉकडाउन जैसी पाबंदियां लागू रहेंगी। हिमाचल में 17 मई तक कोरोना कर्फ्यू रहेगा। मिजोरम में भी 17 मई तक पूर्ण लॉकडाउन रहेगा। यानी पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक हर जगह राज्यों को सख्ती में ही कोरोना संकट टालने का रास्ता दिख रहा है। आखिर ये कदम क्यों उठाना पड़ा, ये जानने से पहले इन तस्वीरों पर गौर कीजिए। ये तस्वीर लॉकडाउन की उन कड़वी यादों को एक बार फिर हमारे सामने ले आई है, जिनसे हम पिछले साल भी रूबरू हो चुके हैं। कामकाज ठप है, कमाई बंद है, लेकिन भूख का क्या, उसे तो नहीं समझाया जा सकता। सरकार के वादों और दिलासों से पेट नहीं भरता, इसलिए हर रोज सैकड़ों मजदूर शाम होते ही घर से निकल पड़ते हैं खाने की तलाश में। दिल्ली के गोल डाक खाने के पास दाल रोटी के लिए हर रोज ऐसे ही कतार लगती है। यहाँ पे जो सरदार जी बहुत अच्छा लंगर चलाते हैं, हमको मिलता है, हम रोज आते हैं और खाते हैं, यहाँ से लेके जाते हैं। हमारी दिहाड़ी बंद हो चुकी है, हमारी नौकरी जो अभी खत्म हो चुकी है। खड़े होके हमें उठाया, उठो दीदी उठो, सारे उठो, रोटी खाओ। 4 दिन से हम भूखे पड़े हुए थे यहाँ पे। ये वीर है, अपने दम पे हमें खिला रहे हैं। लॉकडाउन के दौरान गरीबों पर पड़ने वाली ऐसी मार से सरकारें भी वाकिफ है, लेकिन एक बार फिर गरीब दाने दाने के लिए तरस रहे हैं। तो इसके पीछे सिर्फ यही वजह है कि सरकारों ने लॉकडाउन की तैयारी नहीं की। पहले स्वास्थ्य व्यवस्था का हाल चरमराया तो लॉकडाउन का सहारा लिया, और अब संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए जब लॉकडाउन की मजबूरी आई तो एक बार फिर दिखा कि इसकी भी तैयारी अधूरी है। आज राज्यों पर हर हाल में संक्रमण की सुनामी रोकने का दबाव है, लिहाजा एक साथ लंबे लॉकडाउन के बजाय हफ्ते भर के लिए तालाबंदी बढ़ाने का ऐलान किया जा रहा है, क्योंकि ये आंकड़े बता रहे हैं कि लॉकडाउन से संक्रमण की रफ्तार घट रही है। दिल्ली में 26 अप्रैल को जब लॉकडाउन लगा तब दिल्ली में कोरोना संक्रमण की दर करीब 35% थी। 9 मई को दिल्ली में संक्रमण की दर 23% के करीब तक आ गई है। इसका मतलब ये हुआ कि लॉकडाउन दिल्ली में तो असरदार साबित हुआ है। यही वजह है कि इस बार लॉकडाउन में पहले से ज्यादा पाबंदियां लागू की गई हैं। 17 मई तक दिल्ली में मेट्रो सेवा भी बंद रहेगी। लॉकडाउन के दौरान शादियां केवल घर या कोर्ट में हो सकेंगी। शादी में 20 से ज्यादा लोग नहीं जुटेंगे। शादी में डीजे, टेंट, केटरिंग की इजाजत नहीं होगी। सबसे पहले इस टाइम जिंदगी बचाना है, तो इसीलिए सरकार ने आप सब लोगों के फीडबैक के आधार पे, आप सब लोगों की इसके आधार पे मजबूरीवश अभी 1 हफ्ते का लॉकडाउन और बढ़ाया जा रहा है। दिल्ली में लॉकडाउन बढ़ाने के लिए सीएम केजरीवाल के फैसले का अखिल भारतीय व्यापारी महासंघ ने भी समर्थन किया है। वो समय आ गया है जब अंतिम विकल्प के रूप में राष्ट्रीय लॉकडाउन लगाया जाना चाहिए। अनेक राज्य अपने अपने तरीके से लॉकडाउन लगा रहे हैं, लेकिन उसका कोई प्रभावी रूप सामने नहीं आ रहा है, क्योंकि
हर राज्य के अपने अपने फंडामेंटल हैं लॉकडाउन लगाने के। दिल्ली की तर्ज पर यूपी सरकार ने भी लॉकडाउन को 1 हफ्ते के लिए बढ़ाने का फैसला किया है, क्योंकि यूपी के आंकड़े भी लॉकडाउन से कोरोना केस में कमी आने का संकेत दे रहे हैं। यूपी में 30 अप्रैल को जब लॉकडाउन लगा तब संक्रमण की दर थी 14%। आज 9 मई को जब लॉकडाउन को 1 हफ्ते के लिए आगे बढ़ाने की घोषणा हुई तब संक्रमण की दर घटकर 12% पर आ गई। 30 मई को उत्तर प्रदेश के अंदर कुल एक्टिव केस 3,10,000 थे, जो घट करके 2,33,000 तक आ गए हैं। यानी 8 दिन के अंदर 77,000 एक्टिव केस प्रदेश के अंदर कम हुए हैं। यूपी में लॉकडाउन को धीरे धीरे विस्तार दिया जा रहा है। पीएम मोदी ने 20 अप्रैल को कहा था कि राज्य सरकारें लॉकडाउन को अंतिम विकल्प के तौर पर इस्तेमाल करें, लेकिन उनके इस ऐलान के सिर्फ 10 दिन बाद ही यूपी के हालात ऐसे हो गए कि योगी सरकार को अंतिम विकल्प का इस्तेमाल करना पड़ा। देश को लॉकडाउन से बचाना है। मैं राज्यों से भी अनुरोध करूंगा कि वो लॉकडाउन को अंतिम विकल्प के रूप में ही इस्तेमाल करें। लॉकडाउन से बचने की भरपूर कोशिश करनी है और माइक्रो कंटेनमेंट जोन पर ही ध्यान केंद्रित करना है। हम अपनी अर्थव्यवस्था की सेहत भी सुधारेंगे और देशवासियों की सेहत का भी ध्यान रखेंगे। अब ये समझना जरूरी है कि आखिर धीरे धीरे ही सही राज्यों को लॉकडाउन की तरफ क्यों बढ़ना पड़ रहा है। दरअसल आंकड़ों के आधार पर जानकार यही सुझाव दे रहे हैं कि मोटी मोटी पाबंदियां या कोरोना कर्फ्यू से बात नहीं बनने वाली। एबीपी न्यूज पर इंडिया वर्सेस कोरोना ई कॉन्क्लेव में देश के कई जाने माने डॉक्टर भी कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए लॉकडाउन को ही इकलौता विकल्प बता चुके हैं। अगर हमने केसेस कम करने हैं, हॉस्पिटल एडमिशंस कम करनी है, डेथ्स कम करनी है, तो हमें एक एग्रेसिव लॉकडाउन करने की जरूरत है, जिससे लाइव्स भी बचें और लाइवलीहुड में भी हम कुछ हद तक लोगों को सपोर्ट कर पाए। अब तक जिस तरह का भी कर्फ्यू या जो भी चीजें लगाई गई थी वो अभी तक नंबर्स को कम नहीं कर पाई हैं, नंबर्स अभी भी बढ़ रहे हैं। इसलिए प्योरली एज ए डॉक्टर मैं इस समय जरूर रिकमेंड करूंगा कि हमें इन रेस्ट्रिक्शंस को हायर लेवल ऑफ रेस्ट्रिक्शंस में ले जाने की जरूरत है। कोरोना कर्फ्यू या छोटी मोटी पाबंदियों को लेकर लोगों के लापरवाह रवैये की तस्वीरें देश भर से आ रही हैं। ये हालात तब हैं जब बेहाल स्वास्थ्य व्यवस्था और शमशान कब्रिस्तान में शवों की कतार की तस्वीरें लोगों के सामने हैं। हालांकि एक राहत देने वाली बात यह है कि कल एक दिन में कोरोना के 38,06,444 मरीज कोरोना से ठीक हुए हैं। इसलिए अब संक्रमण की बढ़ती रफ्तार को रोकने के लिए लॉकडाउन का नया दौर शुरू हो गया है। कोरोना की दूसरी लहर में शहरी आबादी के सामने एक ऐसी हकीकत सामने आई है जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। अस्पतालों में जगह कम पड़ने लगी, लोग ऑक्सीजन की कमी से मौत के मुंह में समा गए। लेकिन अब ये संकट गांवों की तरफ बढ़ता नजर आ रहा है, जहां स्वास्थ्य व्यवस्था का क्या हाल है ये तो आपको पहले से पता है। कोरोना वायरस ने गाँवों का रंग कैसे बदरंग कर दिया है, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। कोविड टेस्ट कराने के लिए प्रशासन की पूरी टीम आपके गांव में भ्रमण कर रही है। पहले शहरों में हाहाकार, अब गांवों से उठी चीत्कार। वायरस का हुआ जबरदस्त फैलाव, कोरोना पहुंचा गांव-गांव। ये देश के 3 अलग-अलग राज्यों के 3 गांवों की तस्वीर है, लेकिन तीनों जगहों की कहानी एक जैसी है। यहाँ कोरोना वायरस ने तांडव मचाना शुरू कर दिया है। कोरोना की पहली लहर में गांवों पर उतना असर नहीं पड़ा था, लेकिन इस बार गांव की पगडंडियों से होते हुए वायरस घर घर तक पहुँच गया है। एक नजर डालिए गाँव में मची तबाही पर। राजस्थान के सीकर में 10 गाँव में कोरोना का जबरदस्त कहर दिख रहा है। सीकर के गाँव में 38 दिन में 138 लोग वायरस की वजह से दम तोड़ चुके हैं। राजस्थान के फतेहपुर में 15 दिन में 21 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। यूपी के बरेली में 10 दिन में 2 दर्जन से ज्यादा लोग जान गंवा चुके हैं। वाराणसी के गांव में इस वक्त 2500 से ज्यादा कोरोना संक्रमित मरीज हैं।
एबीपी न्यूज के रिपोर्टर देश के अलग अलग गांव में पड़ताल में जुटे तो चौंकाने वाले मंजर सामने आए। वैसे तो गांव में स्वास्थ्य सेवाओं का हाल पहले से बुरा है, लेकिन कोरोना संक्रमण की सुनामी ने हालात को बदतर बना दिया है। ये यूपी में बरेली के क्यारा गांव की तस्वीरें हैं। गांव के कई घरों में लोग ऐसे ही खाट पर पड़े मिल जाएंगे। बुखार और कोरोना के दूसरे लक्षणों वाले मरीज जांच और इलाज मिलने का इंतजार कर रहे हैं। कुछ मरीजों को उनके घर वाले अस्पताल ले गए थे, लेकिन वहां जगह खाली न होने का हवाला देकर लौटा दिया गया। सही वक्त पर इलाज न मिलने की वजह से कई लोग जान गंवा चुके हैं। बहुत कोहराम मचा हुआ है, एक मौत के ऊपर दूसरी मौत हो रही है। कोई प्रशासन और कोई अधिकारी नहीं देख रहा है। कोई एक को लेके जाओ, दूसरा तैयार आएगा ले जाने के लिए। एक घर में 4-4, 5-5 बुखार वाले पड़े। अच्छा। गांव वालों के मुताबिक एक के बाद एक मरीजों की मौत से लोग दहशत में हैं, लेकिन कई बार खबर देने के बावजूद प्रशासन का कोई अधिकारी इनकी सुध लेने नहीं आया। यहाँ पे बुखार आता है और सांस फूलने लगती है लोगों की, और दूसरे तीसरे दिन दम तोड़ देते हैं। कई लोग बेचारे शहर तक भाग के जाते हैं, लेकिन उन्हें बेड नहीं मिलता है, इलाज नहीं मिल पाता है। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के गांव में भी संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। लॉकडाउन की वजह से वाराणसी शहर में संक्रमितों की तादाद घटी है, लेकिन गांवों में कोरोना संक्रमितों की तादाद में 30 से 40% की बढ़ोतरी हुई है। ये हाल तब है जब कुछ स्वास्थ्य केंद्रों पर RT-PCR जांच नहीं हो रही और ज्यादातर लोग बीमार पड़ने के बावजूद जांच नहीं करा रहे। 30% तो इफेक्टेड है ही है। जांचे नहीं है, नॉर्मल अपना लोग रूटीन चेकअप करा रहे हैं। RT-PCR हो नहीं पा रही है? नहीं, जांच हुआ जो कोविड पॉजिटिव थे, एडमिट थे अपना प्राइवेट नर्सिंग होम में। हालात की गंभीरता को भांपते हुए सीएम योगी ने कल वाराणसी के गांवों का दौरा किया और कोविड-19 से निपटने की तैयारियों का जायजा लिया। कई जगहों पर महामारी ने सिस्टम की सच्चाई सामने लाकर रख दी। कुछ ऐसे ही आरोप यूपी में भी लग रहे हैं। क्या है आरोप, देखिए। तस्वीरों में दिख रहे दोनों शख्स यूपी में बीजेपी के विधायक हैं और दोनों ने ही सिस्टम पर संगीन आरोप लगाए हैं। गोरखपुर से सटे कुशीनगर से बीजेपी विधायक जटाशंकर त्रिपाठी की बिना जांच कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव भेज दी गई है। 25 दिन क्वारंटीन में रहने के बाद नेगेटिव होने वाले विधायक क्या आरोप लगा रहे हैं, सुनिए। मैं हतप्रभ हूँ, डरा हुआ हूँ और आश्चर्यजनक ढंग से इस खेल को समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये है क्या खेल। न तो सैंपल लिया गया, न तो कोई जांच आई, न किसी प्रकार की रिपोर्ट की बात हुई। ऐसे ही सिस्टम से नाराज हैं फिरोजाबाद के बीजेपी विधायक राम गोपाल उर्फ पप्पू लोधी। विधायक पप्पू लोधी का आरोप है कि उनकी कोरोना पॉजिटिव पत्नी को आगरा के अस्पताल में 3 घंटे जमीन पर लिटाकर रखा गया और अब उनकी तबीयत की जानकारी भी नहीं दी जा रही है। न खाने के लिए कुछ मिल रहा है वहाँ, न पानी पीने के लिए मिल रहा है। बहुत बुरी कंडीशन है उसकी वहाँ पर। अभी तक हम लोगों का किसी से कोई कांटेक्ट नहीं हो पाया है। विपक्षी दलों के नेताओं की तरफ से सवाल उठाने पर तो राजनीति कहकर पल्ला झाड़ लिया जा सकता है, लेकिन अपने ही विधायक सवाल उठाएं तो मतलब सिस्टम में कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ी जरूर है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पश्चिम बंगाल की सियासत से जुड़ी हुई। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर कोरोना से लड़ने में इस्तेमाल में आने वाली दवाइयों और उपकरणों पर जीएसटी और कस्टम ड्यूटी पूरी तरीके से खत्म करने की मांग की है। बंगाल में सरकार बनाते ही सीएम ममता बनर्जी एक बार फिर एक्शन में आ गई हैं। कल के बाद आज फिर उन्होंने पीएम मोदी को पत्र लिखकर कोरोना से लड़ने में काम आने वाली दवाइयों और उपकरणों को जीएसटी और कस्टम ड्यूटी से मुक्त करने की मांग की है। बड़ी संख्या में लोग ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर, ऑक्सीजन सिलेंडर, कंटेनर और दवाएं दान करने के लिए आगे आए हैं। कई डोनर्स ने इन पर सीमा शुल्क, जीएसटी, सीजीएसटी, आईजीएसटी से छूट देने पर विचार करने के लिए राज्य सरकार से मांग की है। इनकी कीमतें केंद्र सरकार के कार्यक्षेत्र में आती हैं, इसलिए इन पर करों से छूट दी जाए, जिससे इस महामारी के खिलाफ कुशल प्रबंधन में दवाओं और उपकरणों की आपूर्ति बढ़ाने में मदद मिल सके। ममता बनर्जी के पीएम को लिखे पत्र का वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ट्विटर के जरिए जवाब दिया है। एक के बाद एक 16 ट्वीट करके निर्मला ने कहा है,
इस तरह के सामान पर पहले ही सीमा शुल्क और स्वास्थ्य उपकर से छूट दी जा चुकी है। सरकार ने रेमडेसिविर टीका और इसमें इस्तेमाल होने वाली सामग्री के आयात को पहले ही सीमा शुल्क से छूट दे दी है। वित्त मंत्री ने कहा है कि कोरोना की दवाओं और सामान पर से जीएसटी हटाने से ऐसी दवाएं और सामान खरीदारों के लिए महंगे हो जाएंगे। टीके पर पूरे 5% की छूट दे दी जाती है तो इससे उपभोक्ताओं को नुकसान होगा। ममता बनर्जी मोदी सरकार पर कोरोना महामारी से निपटने में नाकाम रहने का लगातार आरोप लगा रही हैं। खबर यूपी से है, जहां कोरोना के शिकार समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान को सीतापुर से लखनऊ शिफ्ट किया गया है। यूपी के कद्दावर नेता और समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान को बीती रात लखनऊ के मेदांता अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। कोरोना पॉजिटिव आजम खान सीतापुर की जेल में बंद है, जहां उनकी तबीयत बिगड़ने के बाद भारी पुलिस बल के साथ आजम खान को एम्बुलेंस से लखनऊ लाना पड़ा। अस्पताल के मुताबिक आजम खान को ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा गया है। उन्हें मध्यम संक्रमण है। आजम खान के बेटे और एसपी विधायक अब्दुल्ला आजम भी कोरोना पॉजिटिव है। आजम खान के साथ अब्दुल्ला को भी मेदांता अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, लेकिन अब्दुल्ला की तबीयत स्थिर है। कभी समाजवादी पार्टी और यूपी के चर्चित चेहरा रहे आजम खान भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में बंद है। आजम खान की तबीयत बिगड़ने के बाद अब उनका यूपी से बाहर इलाज करवाने और रिहाई की मांग उठने लगी है। उनको कोरोना का पॉजिटिव आया है। मेरी ये डिमांड है कि मोहम्मद आजम खान साहब का इलाज उत्तर प्रदेश के बाहर दिल्ली के मेदांता अस्पताल में करा जाए और उनके इलाज की पूरी मॉनिटरिंग हो। एम्स के डॉक्टर भी उनके इलाज में शामिल करे जाएं। फिलहाल आजम खान का इलाज लखनऊ में डॉक्टरों की निगरानी में चल रहा है। बात पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल में सीएम ममता और राज्यपाल जगदीप धनखड़ में एक बार फिर से टकराव शुरू हो गया है। धनखड़ ने ममता के 4 पूर्व मंत्रियों के खिलाफ केस चलाने की मंजूरी दे दी। इनमें से 3 को आज ममता कैबिनेट में फिर से शामिल भी होना था और बस यही से सियासत गर्म हो गई। सीएम ममता बनर्जी को तो राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने 5 दिन पहले ही शपथ दिला दी थी, लेकिन ममता बनर्जी की मंत्रियों की आज होने वाली शपथ में अड़ंगा लगा दिया है। राज्यपाल ने नारदा घोटाले में सुब्रत मुखर्जी, फिरहाद हाकिम, मदन मित्रा और शोभन चैटर्जी के खिलाफ केस चलाने की इजाजत दे दी है। राजभवन ने संविधान के अनुच्छेद 164 के तहत इस कदम को उचित बताया है। जिन 4 लोगों के खिलाफ केस चलाने की अनुमति दी गई है, ये 2014 में भी ममता कैबिनेट में मंत्री थे। इनमें से 3 हाकिम, मुखर्जी और मित्रा टीएमसी के टिकट पर जीत कर आए हैं और आज मंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। आइए जानते हैं कि ये मामला क्या है और इन पर आरोप क्या है। मामला 2014 का है, जब एक स्टिंग ऑपरेशन में टीएमसी के मंत्री और सांसद रिश्वत लेते दिखे थे। आरोप है कि कंपनी से पैसा लिया गया, उसे फायदा पहुंचाने का वादा किया गया। पैसे लेते ये लोग नारदा न्यूज पोर्टल के स्टिंग ऑपरेशन में कैद हो गए। 2016 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले ये टेप सार्वजनिक किए गए। मार्च 2017 में कलकत्ता हाईकोर्ट ने इस मामले में सीबीआई जांच के आदेश दिए। यानी इस केस के जरिए दिल्ली और बंगाल के बीच एक बार फिर टकराव शुरू होने के आसार बन गए हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।